अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आप लोगों को शो में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी जी आया नु कित्थे से तुसी प्यारे हो। अच्छा, आप सबके सबसे पहले तो आप सबके प्यार का, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता लगा कि बहुत सारे लोगों ने कॉल करके भी मेरा पूछा। अच्छा, मैंने किसी को नहीं बताया। हाँ, आज तुम बताओगी। वो एक रखा है बीच में एक। अच्छा, सब मुझसे मुझे कहा क्या किया, मैंने कहा मुझे भी नहीं पता। मैंने कहा आप बताओ, आपको क्या लगता है कहा? क्योंकि आपको भी नहीं पता आपने कहा यार, कल कुछ ऐसा हुआ कि आपकी बॉडी जो है ना वो एक हद तक एग्जॉस्ट हो सकती है, उसके बाद आपका एक थ्रेशोल्ड आता है जहाँ पे वो कोलैप्स कर जाती है। तो कल मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि रात को जो है वो आप लोगों को पता है कि सुबह यहाँ पे होती हूँ, फिर शाम का प्रोग्राम भी करती हूँ, फिर उसके बाद भी कोई ना कोई मसरूफियत चल रही होती है। वीकेंड पे ज़्यादा मसरूफियत होती है क्योंकि अब शादियों का सीज़न आ गया, तो शादियाँ धड़ाधड़ हो रही हैं। तो उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। रात को जो है वो तबीयत ख़राब हो गई और उसके बाद जो है वो सुबह नहीं उठा गया। और अनफॉर्चुनेटली इन लोगों में से किसी के पास मेरे जो हस्बैंड ने उनका नंबर भी नहीं था। हाँ, एंड आई वुड लाइक टू टेल, क्योंकि ये नहीं कि खाली बुखार था, उससे सेडेटिव ली हुई थी, ऐसी गोलियां थी, यकीन आपको पता थोड़ा सा उसमें गशी होती है, नींद वाली होती है, तो और फिर आप पूरी रात अगर इस तरह रहो कि नींद नहीं आ रही है या बुखार की वजह से तबीयत खराबी की वजह से नींद नहीं आ रही, तो फिर ऑब्वियसली आपसे सुबह नहीं आपको पता लगता कि अलार्म बजा या समथिंग लाइक दैट। तो ये जी कल बड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया। फिर जब मैं शाम के शो में आई तो सबने मुझे देख के बड़ा हंसे, सारे कैमरामैन जो सब बहुत परेशान थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फखर भाई रोए हैं, भाई रोना शुरू कर दिया था। ये बाहर से पकड़ के लाए हैं हम इनको, यहाँ से बैन शुरू हो गए थे इनके। डेविड ने कैमरा छोड़ दिया था, हलीमा डेविड ने कैमरा छोड़ दिया था। क्या बातें कर रही हो? इन सब की भी पता है, मुझे बहुत सारे ऐसे नंबर से कॉल्स आई। जब मैं उठी तो मुझे कोई 18-20 मिस कॉल्स आई। आरिफ अलवी साहब कॉल करके किधर गई हलीमा? आरिफ अलवी साहब कहते कहाँ गई है? तो मैंने कहा, मुझे जो ये लोग काफी कह रहे थे कि इन लोगों ने भी कॉल्स की जिनके इवन मेरे पास नंबर भी सेव नहीं थे। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और बहुत मुझे अच्छा लगा कि इंस्टाग्राम पे लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा कि जी आप कैसी हैं, कहाँ हैं, क्यों नहीं आई? तो अच्छा लगता है हुमायूं। हाँ, कैसी? मैं अच्छी तो हूँ, अल्लाह का शुक्र। तेरी सादगी में इतना हुस्न है, तेरी सादगी में इतना हुस्न है, तेरा सिंगार क्या होगा? तेरी सादगी में इतना हुस्न है, तेरा सिंगार क्या होगा? तेरे गुस्से में इतना प्यार है, तेरा प्यार क्या होगा? वाह 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 वाह, ये आपने सही बात की, ये आपने सही, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा हुमायूं, आपकी ना बहुत काली ज़बान है। आइंदा आपने मेरे बारे में कोई चीज़ प्रिडिक्ट नहीं करनी कि ये ऐसी है, ये ऐसी है। हुमायूं की अल्लाह माफ़ करे, मैं कहती हूँ कि मैं वो अल्फाज कहना नहीं चाह रही जो मेरे दिल में इस वक्त ऑन स्क्रीन। मैं बता देता हूँ, हलीमा की गाड़ी लग गई। हुमायूं का ना मुझे गाड़ी भी लग गई है, पता है आपको? मैंने लोगों को बताया कीड़े पड़े हुमायूं तुम्हें। हुमायूं की मुझे कल कॉल आई जब मैं सुबह उठ गई। मैंने इसको कॉल की, मैंने बताने के लिए कि मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बस मुझे इससे बुखार था। तो हुमायूं ने मुझे कहा कि जी यार मैं तो बड़ा परेशान था कि तुम्हारी गाड़ी लग गई। तो मैं हंसी आगे से, मैंने कहा गाड़ी लगने से इंसान का दिमागी तवाज़ुन नहीं ख़राब हो जाता। मुझे पता होता कि मैं कहीं जा रही थी, लेकिन कल हुआ फिर दिमागी तवाज़ुन ख़राब देख के। तो मैंने जो है ना आप लोगों को एटलीस्ट कॉल करके इन्फॉर्म कर देना था कि मैं इस वजह से नहीं आ पा रही। खैर वो बात खत्म हो गई। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके कहा कि मैं ठीक हूँ, अब अल्लाह का शुक्र है, मेरी तबीयत ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हलीमा वो तुम्हें ना एक बात बतानी। मैंने कहा हाँ जी बोलें। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो ना तुम्हारी गाड़ी लग गई है। तो अब मुझे लगा कि एमी ये मुझे तंग कर रहे हैं। हाँ, एज यूजुअल इनका जो फेवरेट मशगला है मुझे तंग करना, ये वही हो रहा है। तो मैं उनसे बात करते करते नीचे जाना शुरू हो गई कि मेरी गाड़ी कहाँ है। तो जब तक मैं गाड़ी तक पहुंची और जैसे मैंने उसको लगे हुए देखा, क्योंकि आई डील माई कार्स लाइक अ ह्यूमन, मैं उनको गाड़ियों की तरह नहीं डील करती, मैं उनको इंसानों की तरह ही डील करती हूँ। उनसे मेरी अफेक्शन भी कुछ इसी किस्म की हो जाती है, आई डोंट नो क्यों। लेकिन जैसे ही मैंने उसको देखा तो बस फिर जो उस डाले वाले को मैंने बददुआएं दी है ना, उसका डाला तो उल्टा ही उल्टा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। क्योंकि मेरे दिल से एक उसको देख के, उस गाड़ी को देख के हंसी वो निकली। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज़ मगर रखती है। और जब मैंने डाले की तस्वीरें देखी तो डाले कोई खराश भी नहीं आई हुई थी। तो मैंने भी सोचा कि एक जमाना आएगा मैं भी डाला लेके आऊंगा। सॉरी, एक पब्लिक सर्विस मैसेज है, आपने कहा मैंने दे दूं कि हमारे चैनल में जो छत पे हैं उनको प्लीज नीचे
बुला लें जो लिफ्ट खींच रहे हैं, क्योंकि लिफ्ट आज बिजली से नहीं चल रही, कोई खींच रहे, क्योंकि मैं आधा घंटा लिफ्ट में रहा हूँ आज। मैंने कहा बिस्तर बिछा लूँ, मैं सो जाऊँ थोड़ी देर यहाँ पे। एनी ऐसा कर देती हो भाईजान, की कर रहे हो तुसी? अच्छा ये वाली लिफ्ट है स्लो, जो दूसरी वाली स्लो है ना, तो वो... छोटा लफ्ज है भाई। मुझे लिटरली लग रहा है कि मुझे लगा माजिद भाई को, क्योंकि कैमरा नहीं का इस्तेमाल करते माजिद भाई या फखर भाई नहीं करते, तो मेरे को उन्होंने कहा अब आप लोग लिफ्ट नहीं पर ले आया करें। अच्छा ये इस लिफ्ट के स्लो चलने की एक वजह है, वो ये है कि ये लिफ्ट दूसरी लिफ्ट के, ये पैसेंजर लिफ्ट नहीं है, वेट लिफ्ट है। तो ज्यादातर अगर हाँ मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ज्यादा वेट वाली चीजें जो हैं वो ऊपर नीचे करने के लिए जी काम आती है। तो इसलिए कोई सवाल था आपके पास? पूछे जल्दी से, मुझे बहुत दिल कर रहा है जवाब देने का। सवाल पूछूं आपसे? सवाल मेरे पास है। नहीं मेरे पास भी है, छोटा सा है लेकिन है। सिबलिंग लव में आप कितना बिलीव करते हो कि वो आपकी जो लाइफ है उसका बहुत बड़ा पार्ट होती है, सपोर्ट सिस्टम होती है? नहीं, आई डोंट बिलीव इट। You don't believe Not in at all. sibling मैं love? इसलिए क्यों नहीं करता हूँ कि मेरी कोई है नहीं। मेरी जो छोटी बहन है वो मेरी औलाद की तरह है, बहुत ही छोटी, वो बहुत छोटी है। तो मैं लिटरली समझ, मुझे लगता है मेरी दूसरी औलाद है, क्योंकि मैं उसको लिटरली पाला है ना, मैंने कभी उससे इतना गुस्सा किया, ऑफ कोर्स बहुत किया है, तो मैंने उसको बच्चों की तरह ट्रीट किया। शी इज लाइक जस्ट अ लिटिल किड। नहीं आती गुस्सा करते हुए छोटे यार वरा का ये था, वरा का बहुत सबसे बड़ा मसला वरा के डायलेक्ट का मसला था। अच्छा। वरा जो बोलती थी उसमें डायलेक्ट झलकता था, ठीक है, तो वो मुझे बड़ा पेनफुल लगता था कि यार ये आगे जाके कंटिन्यू हो जाएगा, ये पीपल आर जजमेंटल है, ठीक है। सो उसका डायलेक्ट चेंज कराया। फिर वरा का ये था कि वरा बहुत डरपोक थी, वरा बहुत इंट्रोवर्ट थी, बहुत इंट्रोवर्ट थी। वरा किसी से बात नहीं। और आजकल के दौर में तो इंट्रोवर्ट लोगों का हलीमा आप हंसेंगी, वरा को अगर हम रोड पे लेके जाते थे, वरा टांगे उठा लेती थी, एक दो से पकड़ तो कि मैं गाड़ियां मुझे मार जाएंगी। शी वाज दैट इंट्रोवर्ट। और वो कोई बात करता वो रोना शुरू कर देती थी। सो अब अल्लाह माफ़ करे, हम रोते हैं वो बोलती है अल्लाह माफ़ करे, गलती होगी मेरे से। लेकिन माशाल्लाह सिबलिंग लव इसलिए मुझे इतना भरोसा नहीं रहा। और बड़ी बहन भी जो मेरी थी उनमें और मुझमें बहुत डिफरेंस था, तो शी ऑलवेज टुक मी एज अ लिटिल किड, वी फॉट लॉट। तो मुझे लगता है जब तुम्हारे बहन भाई देखते हो ना मैं, तो मुझे लगता है कि बड़ा फिट सीन होता है यार। हाँ हम क्योंकि बहुत ऊपर नीचे के हैं और हमारा वो बॉन्ड भी एक दूसरे के साथ है। मुझे लगता है कि जो बात आप अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते ना, वो आप अपने सिबलिंग से कर लेते हैं, क्योंकि उनमें और आप पे जनरेशन गैप नहीं होता। हाँ। उनके और आपके मसले सेम होते हैं। और आपकी अम्मी ने माशाल्लाह मेहनत भी काफी। कितने बहन भाई हो आप लोग? 5 अल्हम्दुलिल्लाह, 5 माशाल्लाह माशाल्लाह। हम जी आप एक छोटा सा भाई एक है? भाई अल्हम्दुलिल्लाह एक है। हम वी आर 4 सिस्टर्स एंड वी हैव। लेकिन इस बात से ब्रेक लेते हैं क्योंकि ब्रेक का कह दिया गया है। कल बहुत प्यारी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की, बहुत अच्छा खेले माशाल्लाह माशाल्लाह। अफगानिस्तान को हमने सिखा के यहाँ से भेजा, उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला और फील्डिंग बहुत अच्छी थी। खास तौर पे आप लोगों की फिटनेस बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी फिटनेस माशाल्लाह। कैचेस सारे आपने पकड़े, फील्डिंग माशाल्लाह ऑन टॉप, बैटिंग क्या बात है। ओडीआई प्लेयर बाबर आजम माशाल्लाह माशाल्लाह बेस्ट। नहीं बाबर को तो कुछ कहना मत, वरना उसके फैन जो है ना वो यहाँ अपनी नस काट के यहाँ पड़ जाएंगे कि बाबर को क्यों कुछ कह दिया। मैं उन फैनों की नसें काट दूं, खुद काट। आप आओ मेरे पास, आप मेरे पास आओ, मैं काटता हूँ लोगों की नसें। हम जी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान। आप ऐसा करो शाम के शो में किसी दिन चक्कर लगाओ, नसें काटने का आपको काफी मौका मिलेगा। गुड मॉर्निंग यार। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। और यकीनन आज खुशी मेरी ज़्यादा है इसलिए क्योंकि हलीमा है, झूठ बोल रहा हूँ मैं कल बहुत खुश था और बहुत मुतमईन था। नहीं कल वो नज़र भी आ रहा था। नहीं यार मैंने कल बहुत कवर किया हलीमा। मैं आई एम वन ऑफ दोस्त कि मैं नहीं आपने कवर नहीं किया, आपने कवर करने की कोशिश किया। नहीं कवर हो नहीं सका। नहीं मैंने जो है वो शाम को जब मैं घर गई तो मैंने शो देखा और मुझे इस बात का बहुत एहसास हुआ कि आप तो बहुत लुटिया डाल रहे थे दिल्ली दिल में कि शुक्र है अल्लाह का मैं नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ यूं? दिल में मैंने कोई लुटी नहीं, मैंने यहाँ डाली है, मैंने लाइव डाली है। मैं इतना खुश था, दिल में नहीं डाली, मैंने लाइव डाली है। मतलब मैं क्या अच्छा हलीमा मैंने आपको बात बताई थी ताबिंदा वाली। एक कॉलर की कॉल आई और उनको मैंने कहा, कहती मैं ताबिंदा मुझे बड़ी याद आ रही है, मैं ताबिंदा को कॉल करूंगी। मैंने कहा ताबिंदा क्योंकि तुम्हारा नाम मुश्किल है ना, हलीमा इज अ डिफिकल्ट नेम। नो अच्छा जी मेरा नाम जो है वो हलीमा है और हुमायूं जो है हर किसी को मेरा नाम गलत बताते हैं। यार आपको क्या मसला है मेरे होने से? मैं आपको क्या मैं कुछ कहती हूँ आपको? आप 2 शो कर रहे हो, आप ऑलरेडी मशहूर हो ना, तो मैं एक कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ किस तरह मशहूर हो जाए। ये चलाकियाँ होती हैं, ये जो आपके कंपेटिटर एंकर्स होते हैं ना, चलाकियाँ होती है। आज बड़े मजे की बात है, मेकअप रूम में थे और हमारी गेस्ट आई और वो मुझे हमें कहती है
और बड़ी मासूमियत से उन्होंने हम दोनों को देखा और कहती है आप दोनों आज मेरे साथ क्या करने वाले हैं? मेरे कब से लोग अब यही पूछते हैं क्योंकि जनरली अब यही सवाल हो जाना चाहिए। ये सवाल क्या Generally करेंगे जो नहीं है ना, पूछते। लोग हमसे आके पूछते थे आप लोग क्या सवाल करेंगे, तो हम एक दूसरे को देख के कहते थे जो हमने करना है इनके साथ वो सवाल है। तो आज उन्होंने सही सवाल पूछे कि आप दोनों क्या करने वाले। तो जनाब आज इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। मिसेस रिजवाना आसिफ हमारे साथ आज मौजूद है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है, करियर काउंसलर भी है, एजुकेशनिस्ट भी है। आज जो प्रोफाइल उनकी है उसमें बहुत कुछ है आज आपको जानने के लिए, आपके बच्चों के लिए, यहाँ तक कि अगर आपको आपके शौहर नहीं पसंद और आपकी बीवी अगर आपको नहीं पसंद, आप स्कॉलरशिप लेके लफो चक्कर हो सकते हैं, निकल सकते हैं आप। आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कब उठती हैं आप सुबह? फजर के बाद। और सोती कब है? 11 बजे। 11 बजे आपकी लाइटें बंद हो जाती हैं और बच्चों को भी ज़बरदस्ती सुला देती हैं या खुद सोई हुई होती हैं आप? नहीं, बच्चे मेरे बड़े हैं तो वो अपनी मर्जी से सोते उठते हैं, उनके साथ मेरा कोई इतना वो अब आपका रूल सिर्फ चलता है चैम्बर में, घर पे नहीं चल रहा, बच्चे अब नहीं मान रहे बातें? नहीं, चैम्बर पे रूल तो नहीं चल रहा, चैम्बर पे सब लोग साथ मिलके काम करते हैं तो रूल नहीं होता। मैडम आप बातें बड़ी अच्छी करती हैं, मुझे पता चल गया प्रेसिडेंट क्यों है। पहला क्वेश्चन बड़े मज़ेदार सा सवाल है, क्या इस उम्र में लोग जब वो शादी हो चुकी है उनकी, हो सकता है बीवी से जान भी छुड़ाना चाहते हो, या जो शौहर हैं वो बीवी से जान छुड़ाना चाहते हो, बीवियाँ शौहर से जान छुड़ाना चाहती हो, स्कॉलरशिप लेकर निकलना चाहती हो, पर ऑन अ लाइटर नोट, क्या अगर आपकी शादी हो गई है, आपकी एज ब्रैकेट भी निकल गई है, यूर इन लेट 30s और इन द अर्ली 30s, कैन यू स्टिल अप्लाई अब्रॉड, कैन यू स्टिल गो फॉर एजुकेशन? क्या स्कॉलरशिप की चांसेस तब भी हैं, या कोई बार्स है जैसे पाकिस्तान में भी एजुकेशन के लिए एज के बार्स होते हैं? नहीं, कोई बार्स नहीं है। पढ़ाई के लिए मेरे ख्याल से, तालीम हासिल करने के लिए कोई बार्स ऐसे होते नहीं है। मैं स्कॉलरशिप की तरफ आ रही हूँ। कोई ऐसे बार्स होते नहीं है। समटाइम्स ये होता है कि जब आप के गैप्स होते हैं स्टडीज़ में, तो उसमें आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि वो गैप्स क्यों हैं। और उसके बाद ये है कि आप क्वालिफ़िकेशन आपकी इतनी है एट पार कि आप मास्टर्स करना चाहें या पीएचडी करना चाहें तो यू कैन डू दिस, देयर इज़ नो एज लिमिट। और दूसरी बात यह है कि आजकल वो आप जो कह रहे हैं ना कि इधर से उठ के निकल के चले जाए बीवियों से छुप के, वो आजकल फैमिलीज़ को साथ ले जा सकते हैं आप। सो देयर इज नो सच थिंग। इतनी मुश्किल कोई बात नहीं है। अच्छा, वो भी तब लेके जाएंगे ना जब वो लेके जाना चाहेंगे। जी, ऐसा ही बात आपने भी की, हुमायूं ने भी ये बात की कि अर्ली 30s में है या लेट 30s में है। हम लोग अगर ग्रेजुएशन को देखें तो 22-23 साल में एक बच्ची ग्रेजुएट हो जाते हैं, उनकी ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई भी होती है। अगर हम अर्ली 30s की भी बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली एक बंदे को ग्रेजुएट किए हुए 10 साल गुजर चुके होंगे। अब क्या होता है कि जब आप ग्रेजुएट करते हो तो किसी और चीज़ का ज़माना चल रहा होता है और 10 साल बाद किसी और चीज़ का ज़माना चलने लग जाता है। तो आप ये कहते हो कि जब मैंने ग्रेजुएशन की थी तो ये सब्जेक्ट्स लिए थे, लेकिन आजकल तो ये सब्जेक्ट्स नहीं चल रहे, आजकल तो इनकी दौड़ लगी हुई है। तो क्या ऐसा हो सकता है? Would you like me to add? It's a very good point. Would you like me to add? आपने ये बहुत अच्छी बात की। एक प्रोग्राम के लिए तो पाकिस्तान में वो है कंप्यूटर साइंसेज। उसमें ये होता है कि आपने वो पढ़ा होता है व्हाट इज दैट कॉल्ड कोडिंग, CWT और पाइथन। अब पाइथन इज ऑब्सोलीट। अब पाइथन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नॉट देयर। तो आप पढ़ते पढ़ते जब पहुंचते हैं वो चीजें नहीं मौजूद ना, और फिर आप सोचते हो कि अब मैं क्या करूं। तो इस तरह के कोई सवालात आपके पास आते हैं? बिल्कुल आते हैं में कि भाई अब मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मेरी फील्ड कुछ और थी, आजकल बिल्कुल आते हैं। देखिए, मैं इस फील्ड में तकरीबन या एजुकेशन से तो रिलेटेड फॉर द पास्ट 35 ईयर्स से हूँ, लेकिन जो इस फील्ड से, कैरियर काउंसलिंग से या स्टडीज़ अब्रॉड के सिलसिले में, इट्स अबाउट 2.5 decades। ठीक है। तो उसमें हर किस्म के बच्चे आते हैं, और जहाँ तक ये है कि हमने बहुत ऐसी पढ़ाई कर चुके होते हैं जो कि आजकल ऑब्सोलीट है, तो उसमें ये होता है कि देयर आर कोर्सेज जो कि प्रिपरेशन कोर्सेज होते हैं उन स्टडीज़ के लिए जो आप करना चाहते हैं। ओके। तो यू कैन डू दैट, यू कैन स्वैप टू कोर्सेज। कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कि आपको प्रिपेयर करते हैं फॉर द मास्टर्स और द PhD यू वांट टू डू। तो उसमें ये होता है कि आप अपने एक्सपीरियंस जो आपका होता है उसके लिहाज से भी आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। और कन्वर्जन कोर्सेज आजकल बहुत हैं जो कि आप अगर बिजनेस से रिलेटेड है और आप कंप्यूटर्स करना चाहें या आप लॉ करना चाहें, तो देयर आर लॉट ऑफ कन्वर्जन कोर्सेज व्हिच कैन
पाकिस्तान में क्योंकि अभी मैंने इतना ट्रेंड नहीं है, इतना वहाँ पे होता ट्रेंड है नहीं फाउंडेशन है सेमेस्टर जिसको कन्वर्जन भी कहते हैं, वो पहले आपको एक कन्वर्जन होता है वहाँ पे। पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से फॉर MBA you don't need to have any kind of अच्छा, मेरे पास बड़े सवाल है रिजवाना साहिबा आपके लिए आज। मैं कह रहा हूँ कि मैं आज आपको जाने ही ना दूं, मैं शायद उनको ना दूं, शायद ये आज ना जा पाए। मेरे पास एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से भी है वुमेन के, लेकिन पहले करियर की बात करते हैं। अगर अभी आप सोफ़ा उठाएं हमारा और वो टेबल उठाएं, कोई भी चीज़ उठाएं, आपको एक BBA निकल के मिलेगा। आपको एक MBA BBA हम यहाँ से दे देंगे, आप हर चीज़ उठाएंगे, एक BBA MBA हमने रखा हुआ है, आप मुझे भी लेके जा सकती हैं, मैं भी BBA MBA, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, अगर आपने ज़िंदगी में करना आप BBA MBA कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो हलीमा और मैं आज तक बात करते रहे, करियर काउंसलिंग कहीं पे भी नहीं है। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, आई कैन बेट ऑन इट, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में देयर आर नो करियर काउंसलर, है ही नहीं। आप स्कूल्स में देखें, अब बड़े बड़े स्कूलों ने करियर काउंसलर्स रख लिए, लेकिन बच्चे उनके पास जाते ही क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मैंने आगे क्या करना है। एक्सप्लोरेशन का ज़माना है, हमें बनना है या तो आप डॉक्टर बन जाओ, लॉ कर लो, वो भी लॉ अब आया, इंजीनियर बन जाओ, उसके बाद बस और कुछ नहीं है। हाँ, अगर नलायक हो तो बेटा आर्ट्स रख लो। तो ये जिस बॉल में हम रह रहे हैं, जिस ग्लोब में हम रह रहे हैं, वहां पे तो इतना कुछ हो रहा है, हम इसलिए तरक्की नहीं कर पा रहे क्योंकि हम उसी कुएं के मेंढक हैं, हमने वही करना है सब कुछ। मुझे आप ये बताएं कि अगर BBA कर लिया, ठीक है, हो गया, अब तो हो गया, उसके बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है? रिजवाना साहिबा के पास अगर कोई BBA MBA कर आता है, अब क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट? एक तो ये है कि देखिए, मैं हर एक बच्चे को कहती हूँ कि देखिए, फॉर बिजनेस और फॉर डूइंग और फॉर स्टार्टअप करने के लिए कोई भी बिजनेस, यू डोंट नीड अ BBA और MBA डिग्री, ठीक है। यू कैन डू दैट विद एनी बैकग्राउंड, प्रोवाइडेड यू हैव द यू नो एक सेंस होती है। अच्छा, जहाँ तक BBA MBA का ताल्लुक है, तो उसमें भी बहुत से फील्ड्स हैं जो आप कर सकते हैं आजकल, जैसे एनालिटिक्स है, बिजनेस एनालिटिक्स है और एंटरप्रेन्योरशिप्स है। देखिए, मैंने तकरीबन पाकिस्तान की तो हर यूनिवर्सिटी विज़िट की हुई है सिंस आई एम इन दिस बिजनेस फॉर द 25 years, और आई एग्री टू वट एवर यू आर सेइंग कि कोई कॉन्सेप्ट किसी किस्म का बच्चों को नहीं है अबाउट देयर कैरियर्स। और मैं पहले एजुकेट करना चाहूँगी उनके पेरेंट्स को, बच्चों के, कि वो प्लीज़ उनको किसी भी अच्छे कैरियर काउंसलर के पास लेके जाएं या ख़ुद करें, सो दैट the children have an idea about their careers or their career paths। क्या हम जैसे लोग हैं उनके पास आए, तो उसमें यही है कि there are lot of other fields which you can do। एक मैं बल्कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ आजकल, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक मेरा बहुत डायलॉग चल रहा है, जो कि मैं आई डोंट वांट टू नेम देम, they've got a subject entrepreneurship which is as a subject। बच्चे क्या करते हैं कि उसको सिर्फ ग्रेड लेने के लिए पढ़ लेते हैं। देयर इज़ नो प्रैक्टिकल सिस्टम्स इन आर यूनिवर्सिटीज़ के जी आप उसको, हाँ जी, आप उसको एक प्रैक्टिकल साइट पे लेके जाएं, एक कंपनी रजिस्टर करवाएं बच्चे को और एक एंटरप्रेन्योर बनवाएं। व्हाई डू यू वांट टू लुक फॉर जॉब्स आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्रीज? व्हाई नॉट टू क्रिएट द जॉब्स? मैं तो हर एक को ये कहती हूँ, आप क्यों नौकरी ढूंढते? हम लोग जो है, आप मेरी चाय को देख रही थी, आपकी चाय साइड पे पड़ी हुई, आप मेरी चाय को नजर न लगाइएगा। मैं बिल्कुल आपकी चाय को नजर नहीं लगा रही। आई सॉ दिस, लेकिन वही बहुत ठंडी हो गई होगी, सो मैं बहुत ठंडी चाय नहीं, आपके आने से 1 मिनट पहले ला के रखी थी, अगर हम गर्म करा देंगे। आप पहले हाथ नहीं, पहले आप हाथ लगाएंगे, आपको कसम आप हाथ लगाएं, कैसी गर्म है ठंडी? बहुत गर्म। आप ऐसे इल्जामात आप ना लगाएं, आप पे लगा दिए मैंने। देखिए, जिन्होंने इल्जामात लगाए थे आज वो कहाँ पर है? ना करें ऐसे, बहुत मसाइल हैं जिंदगी में इल्जामात लगाने वालों के। तो नहीं, मैंने इल्जाम लगाया, बिल्कुल लगाया, नहीं, टेक माय वर्ड्स। बहुत शुक्रिया। उन्होंने भी ले लिए वापस अल्फाज उन्होंने, लेकिन अब कोई मान नहीं रहा, अब सब कह रहे हैं अब तो कबूतर उड़ रहे, हाथों बैठ रहे, माथों पे बैठ रहे, अब तो अच्छा नहीं। और चलिए, हम लोग जो हुमायूं ने बात की कि जब हम ग्रेजुएट करते हैं तो हमें करियर के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ का नहीं पता होता। मैं हायर एजुकेशन के हवाले से भी ये कहूँगी कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ का नहीं पता कि हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ हैं, किस मुल्क में है, वहाँ जाके हमें लैंग्वेज का बैरियर होगा नहीं होगा, ये चीज़ें हमें नहीं पता। इसमें भी अगर मैंने जाना है ना, तो मैं
मैं खुद रिसर्च करूँगी, मैं खुद जोड़ तोड़ करूँगी। इवन ये कि मैं अपने पेरेंट्स को भी खुद कायल करने की कोशिश करूँगी कि मामा बाबा मुझे यहाँ पे जाना है, ये मुल्क अच्छा है, यहाँ की फ़ीस नहीं है। इस हवाले से भी हमारे मुल्क में काउंसलिंग मौजूद नहीं है, या रहनुमाई जिसे कहा जाता है वो मौजूद ही नहीं है। क्या आप बच्चे को ये बताएं कि अब आपने जो करना था कर लिया, ग्रेजुएट आप हो गए, अब हायर एजुकेशन के लिए कौन से मुल्क का इंतखाब करना है, कौन सा मुल्क अच्छा है। हर बंदे ने, मुझे ये लगता है करियर काउंसलिंग में, कि हर बंदे का जिस मुल्क के साथ अपना ज़ाती फ़ायदा है, मिलना मिलाना है, वो उस मुल्क के बारे में आके कहना शुरू कर देते हैं कि आप फ़लाने मुल्क में जाएं। तो ऐसा क्यों है? हम लोग बच्चों के हवाले से क्यों नहीं सोचते, हर बंदा अपने हवाले से क्यों सोच रहा है? बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ इस बात के ऊपर, क्योंकि आजकल देखिए आजकल के जो हालात हैं, हर बंदा चाह रहा है कि वो मुल्क से बाहर चला जाए, बाय हुक और बाय क्रोक। आई एम विटनेस टू इट। अब उसमें ये होता है कि देयर इज़ अ मशरूम ग्रोथ ऑफ इस किस्म के लोग जो कि अपने आप को काउंसलर्स या कंसल्टेंट्स कहते हैं, और जो कि बहुत मिसगाइड करते हैं। और उसके अंदर बहुत एक तकलीफ़ की बात यह है कि वो बच्चे या वो पेरेंट्स जिनको ख़ुद नहीं आता पता नहीं होता कि वो क्या करना चाहिए, वो बच्चे लुट जाते हैं। तो एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, मैं सब बच्चों को जो भी बुलाती हूँ या कैरियर काउंसलिंग के लिए जो बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं उनको सबको ये कहती हूँ कि देखिए एक गैजेट आपके हाथ में है, ठीक है, वट एवर आई एम सेइंग डोंट बिलीव मी, आप चेक करो, जो लिंक्स मैं आपको दे रही हूँ उसको चेक करो, एंड डू योर ओन होमवर्क एंड देन कम टू मी। तो आई कॉल देम अगेन, और मैं उसको बोलती हूँ कि मुझे बताओ आपके जो मैंने बात कही वो गलत है या सही है, या प्लीज़ ऐड ऑन समथिंग विच आई कुडंट टेल यू। तो क्योंकि देखें हम लोग ट्रेंड हैं, इट्स बीन लाइक सो मैनी ईयर्स, तो आई विजिटेड यूनिवर्सिटीज़ इन डिफरेंट कंट्रीज़। पूरे मेरे ख़्याल से दुनिया में बहुत सी यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में मैंने जाके मैंने ख़ुद देखा है कि वहाँ पे बच्चों के लिए या हमारे बच्चों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर यहाँ पे मैं आपको काट रहा हूँ, आपने इतनी प्यारी बात एक की, मुझे आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू बिकॉज यू जस्ट मेड मी रियलाइज वन थिंग, द सर्च। खुद अपनी होमवर्क करना हम नहीं करते। हमारा जो साउथ एशियन का मसला है और साथ में पाकिस्तानी नेशन का मसला है कि मैं इसके कंधे पे बंदूक रख के चलाऊंगा कि आप मुझे बता दें किस यूनिवर्सिटी मुझे जाना चाहिए। ओ भाई, इट्स देयर, फाइंड इट आउट। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन रेज़ किया है, गलत हो जाएगा ना तो आप हमेशा उस बंदे को कहते रहोगे कि ये इसकी वजह से हलीमा इतना इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी रिसर्च करें, आप ऑथेंटिसिटी देखें, आप यहाँ तक कि बिलीव करें, आप यहाँ पे बैठे बैठे अपनी जॉब पर अप्लाई कर यहाँ पर वहाँ जाके आपसे सेट हो सकते हैं अगर आप ये सब कुछ करके जाए तो। हमारे साथ जी कॉलर मौजूद है सफिया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप हमेशा की तरह बड़े प्यारे लग रहे हैं, और ब्लैक और रेड का कंट्रास्ट टीवी पे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। और जो हमारी गेस्ट हैं ये बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी की, और जब किसी मुल्क में आप अवाम मुत्तहिद नहीं करती अपना हुक्मरान, तो ऐसे ही क्रिकेट का हाल होता है, ऐसे ही हॉस्पिटलों का हाल होता है, ऐसे ही सेहत के अदारे और तालीम के अदारे, और लोग इस तरह से मुंह उठा के फिरते हैं कि हम जिस तरह से हम अवाम कि हम किस तरफ जाएं और कितने मंजी डाएं, कि हमें कुछ नहीं पता कि हमने जी क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट यूज करना है, is what you're talking about। मेरे पास से जावा ते मैं मंजी किथे डावा, ये एक मुहावरा है। तो मीन्स के हमारी अवाम बिल्कुल ऐसे है जहाँ पे एक जो बड़े बाजी इस मुल्क को संभाल के बैठे हैं वो जरा गौर करें कि हमारी अवाम, हमारे बच्चे, हमारे यंगस्टर जो कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी है, ये इनको एक रास्ते की जरूरत है कि वो कहाँ जाएं, और इनको सिर्फ एक वो मॉर्निंग प्रोग्राम तैयार करके दे देते हैं, ये खबर लगानी है और यही मेकअप सिखाई जाना है, यही कपड़े दिखाई जाने हैं। हमें नहीं भी अच्छा मेकअप करना आएगा, हम कपड़ों में कोई कलर का इंतखाब चूज करने में मुश्किल हो जाएंगे। अगर हम सही कमाएंगे, अपना सही घर चलाएंगे, तो शायद ये इतनी तलाक़ें ना हो, इतनी परेशानियां ना हो, इतने नफ्सियाती मसले ना हो। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इस तरह के प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत है, ताकि बच्चों को पता चले कहाँ जाना है। एक एरिया चेंज करें, एक मोहल्ला चेंज करें तो इतनी प्रॉब्लम होती है, दूसरी जगह तो पूरी रिसर्च हो, अपनी स्किल का पता हो, मैं क्या कर सकता हूँ, मेहनत कितनी कर सकता हूँ, मैंने सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा हुआ है,
ये सारी चीजों का हमें सफिया, अफसोस के साथ, आप माजरत आपकी बात काटी मैंने, अफसोस के साथ हमारे इस प्रोग्राम करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि ये शुरुआत होती है तरबियत से। आप लोगों के दिलों में, अगर आप, आई एम सॉरी मैं हर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, अगर आप पाकिस्तानी टीम तक को देख लें, आप देख लें, एक जुस्तजू का जो एलिमेंट होता है ना, कुछ कर दिखाने का एलिमेंट होता है, वो हमारी नेशन से निकल चुका है बाहर। अब आपने कहना है सिर्फ पैसा कमाएं ताकि एक उससे बेहतर हो जाऊं मैं, इससे इसके बाद बड़ा कार है तो मेरे को ऐदा भी बड़ा कार हो, ऐदे को वड्डी गड्डी मेरे को इत्थों भी वड्डी गड्डी हो। ओ भाई तू रियल एस्टेट कर, तू देख रियल एस्टेट में कितना पैसा है। हम उस दौड़ में हैं, हम इस दौड़ में नहीं रहे। हम अब मुझे लगता है इसका भी इतना कोई फायदा नहीं। चलो ये कि 1000 में से किसी एक को अगर पता चल जाए तो हम सोचेंगे काम कर लिया, लेकिन अब बहुत दूर चले गए। बहुत शुक्रिया सफिया। बहुत शुक्रिया। याया भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम गुड मॉर्निंग। और हलीमा की कल हमें कमी महसूस हुई। बहुत शुक्रिया याया। और आपके बेस्ट को अस्सलाम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, और मेरे ख्याल में मेरे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू कोई हो नहीं सकता। लेकिन आई एम वेरी सॉरी टू से, आई एम विद हुमायूं कि बहुत बुरा हाल है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, और स्पेशली आई एम लिविंग इन सिंध का तो बहुत बुरा हाल है। इट्स वेरी बैड। मैं पंजाब KPK का बहुत बेहतर है हमारे से। लेकिन जो सबसे बड़ा हम जो एक नारा लगाते हैं ना कि यूनिफाइड एजुकेशन सिस्टम, लेकिन इट इज अभी तक कोई प्रैक्टिकली इस पे कोई ज्यादा काम नहीं हुआ, और यूनिफाइड ना होने की वजह से 3-4 कैटेगरीज बन गई बच्चों की, और मुख्तलिफ स्कूल की जो अफोर्डेबल हैं वो बेचारे वो O levels करके आगे निकल जाते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है, अब ये इतनी बड़ी हकीकत है ना, मेरा मकसद किसी पे तनकीद नहीं करना है, लेकिन जो ये इन्होंने कहा ना हुमायूं ने, तो बात ये है कि जब आप किसी चीज को एग्जीक्यूट नहीं करते ना तो सब ताज़े बेकार हो जाती हैं। आप मेंबर से भी कोई बातें कर लें या आप टीवी से भी बातें कर लें, जब आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं होते तो आपकी कोई मिसाल नहीं बनती। अब होता ये कि जैसे मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे यहाँ जैसे आपने अभी जिक्र चला था, जो बच्चे ना, जो मुझे जो तकलीफ होती है ना, प्रॉब्लम होती है कि हम हर बच्चे को A ग्रेडेड समझते हैं। माँ बाप उसको लगा के गधों की तरह कराते हैं, वो बेचारा नहीं कर पाता, उसकी एप्टीट्यूड नहीं होता। अब जो कमी है ना, जो मैं समझता हूँ, जो आपका चक्कर चल भी रहा था, हमारे यहाँ सर्टिफिकेशन नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर आप देखिए दुनिया भर में हमारे जो लोग चाहते हैं, प्लम्बर्स होते हैं, जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स होते हैं, जो वेल्डर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, व्हाई डोंट वी स्टार्ट अ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। मेरा भांजा वहाँ काम करता है कनाडा के अंदर, वो क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर है। वो कहता है कि मामू इतनी खपत है, लेकिन जो बंदे यहाँ जो निकलते हैं वो कोई एक जगह उनको जॉब इसलिए नहीं मिलती, उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, हमने बात की। बहुत शुक्रिया याया भाई, दिस इज अ वेरी गुड इनपुट। मैम इसी बात से अगर मैं आपको अगर कंटिन्यू करूँ, ये सर्टिफिकेशन और सारी इन चीज़ों को अगर आप मजमुआ लें, हमारे यहाँ वो गोल, आप अगर ये भी मान लें, आप मुझसे एग्री शायद करें, ये जो बड़े स्कूल में हम O लेवल A लेवल कराते हैं, मैं आपको शर्त लगा के दे सकता हूँ, पेरेंट्स को नहीं पता कि आपने O लेवल A लेवल बच्चों किसको कराना है और किसको मैट्रिकुलेशन कराना है। जिससे पाकिस्तान में रहना भी है वो भी O लेवल A लेवल कर रहे हैं, क्योंकि अम्मा बाबा को बहुत प्यारा लग रहा है कि 4 खवातीन बैठी है तो मेरा बच्चा जी O लेवल कर रहे हैं, और उन्हें पता नहीं O लेवल है कि ऑर्डिनरी लेवल, एडवांस लेवल इज पीपल जो कि उस एजुकेशन से लिंक कर सके, अगर उन्हें बाहर जाना है तो वो उस कॉन्सेप्चुअल बेस पे काम कर सके। लेकिन हमने हर किसी को O लेवल A लेवल कराना है, ये जानते हुए भी कि 10% मेरे ख्याल में आपके नंबर जो है वो कम होते हैं जो आप एडमिशन के लिए करते हैं, ठीक है 10%। बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड क्यों इंपॉर्टेंट है O लेवल A लेवल करना। अगर आपने अपने बच्चे को पाकिस्तान में ही रखना है, इससे यही मेडिकल करना है, यही सारा कुछ करना है, हमारा मैट्रिकुलेशन से तबार क्यों उठ गया है। अच्छा, हुमायूं के ये सवाल में मैं ये ऐड करूँगी। हुमायूं, हमने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैंने बहुत सारे लोगों से ये क्वेश्चन करने की कोशिश की अपनी ज़िंदगी में कि आपने अगर O लेवल A लेवल इतना अच्छा था तो आपने क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा हाँ, हमसे भी गलती हो गई, अगर हम आज करेंगे तो हम O लेवल A लेवल ही करेंगे। और ये वो लोग, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, इंजीनियर डॉक्टर बने हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी बेचारे जवाब देते फिर हम कॉलर लेंगे, आप इसका जवाब देखिए, बात सारी ये है कि जो FFSC के हैं वो, अब जैसे कि हमारे यहाँ पे सिस्टम्स हैं वो ऐसे हैं कि आप मेमोरी का इम्तिहान लेते हैं FFSC में, मैट्रिक में, और जो O लेवल्स A लेवल्स है वो कॉन्सेप्चुअल है। लेकिन इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो ये होता है कि जो FFSC या जो हमारे अपना यहाँ का जो लोकल सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि वो बच्चे बाहर जाके नहीं पढ़ सकते, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि O लेवल्स A लेवल्स का बच्चा बाहर जाके पढ़ेगा और वो पाकिस्तान में नहीं पढ़ सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई डोंट एग्री। इट्स अफोर्डेबिलिटी एज वेल, बिकॉज दीज इंस्टीट्यूशंस आर रिप ऑफ, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो वो पेरेंट्स जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, दे सेंड देयर चिल्ड्रन।
और वो समझते हैं कि हमने अपने बच्चे को भेज दिया और हम फारिग हो गए। ऐसा नहीं होता, आपने बच्चे के ऊपर तो नज़र रखनी ही रखनी है, तो चाहे वो FSC का हो, मैट्रिक सिस्टम का। they are money making machines, the schools today. Yes, they are money making 101%. machines. हम कॉलर लेते हैं डॉक्टर शाकिर को, आपके पास वापस आता हूं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आपकी दोनों की ड्रेसिंग डबल एच की इतने खूबसूरत है कि पूरा फूलों का माहौल लग रहा है आपके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन ये होगा एक्सपर्ट से कि पहले ये हुआ करता था धन्यवाद यूनिवर्सिटी, और उस वक्त बच्चों से पूछा जाता था कि भाई आप बड़े होकर क्या बनेंगे, भाई इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, पायलट, ये तीनों चीजें। जी, आज के माहौल में एक दो चीजें नई आगे आ गई हैं, एक लॉ की फील्ड और एक मीडिया की फील्ड। मेरा क्वेश्चन एक्सपर्ट से ये है कि गवर्नमेंट की सतह पर यूनिवर्सिटी में, जहाँ और बहुत सारी अननेसेसरी पोस्टें हैं, हर यूनिवर्सिटीज में हैं पूरे पाकिस्तान में, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से क्या गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में कोई ऑप्शन मौजूद है कि जो वीकली, मंथली, क्वार्टरली स्टूडेंट्स को गाइड करें कि भाई आप ये फील्ड चूज करें, आपके लिए ये बेहतर होगा, सबने इंजीनियर नहीं बनना, सबने MBA नहीं करना, सबने IT में नहीं जाना। एक सवाल। दूसरा मेरा सवाल ये है कि PhD के लिए बाद पोस्ट डॉक के लिए, अगर पोस्ट डॉक पेज में करना चाहता हूँ, उसके लिए यूरोप में स्पेशली कोई एज लिमिट है? जो ये तो जनरल लॉ है कि भाई विद इन 3 इयर्स या 4 इयर्स PhD के बाद आप करें, लेकिन अगर एज ज्यादा है तो उसके लिए कोई लिमिट है कि भाई एट द एज ऑफ 50-60 कब तक आप पोस्ट जॉब अवेल कर सकते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अनीला, अजरा अस्सलाम वालेकुम अजरा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप दोनों को देख के, इतना खूबसूरत कलर पहन कर आए हैं, सुबह सुबह हम भी देखकर फ्रेश हो गए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारे लग रहे हैं। हलीमा के ब्लैक शूज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं सूट पर ना। नजर आ रहे हैं? जी नजर आ रहे हैं। हुमायूं आप बहुत प्यारे लग रहे हो, कल आपने बहुत प्यारा प्रोग्राम किया है, लग ही नहीं रहा था कि हुमायूं नहीं, वो हलीमा नहीं है। हुमायूं नहीं, हाँ, हुमायूं था भी नहीं पूरा, मैं आधा अपने साथ कर ले जाती हूँ। ये मैंने जगह ऐसी बनाई थी बहन, अगर आप भूल ना गई हो, ऐसी जगह बनाई थी। कल आपने बहुत प्यारा प्रोग्राम किया। अच्छा, मुझे ये कहना था, आप ये प्लीज दोनों चेयर्स हटा के वापस सोफा रखें, क्योंकि सोफे पे कंफर्टेबल रहता है इंसान। ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये इसकी साजिश है, इसने ये कुर्सियां रखवाई हैं अपनी टांगों की वजह से, क्योंकि टांगें इतनी लंबी हैं कि वो यहाँ पे पूरी आ जाती है। मैं तो सोफे पे बहुत खुश। अच्छा, मैं आपको बताऊं, उन सोफों में मेरा धड़ अंदर होता था, मेरी टांगे ऊपर होती, वो नहीं हो सकता यार भाई। आपको पता है, हम भी देखते हैं ना कि आप लोग बार बार सीधे होके बैठते हो, तो इस चेयर्स पर ना कंफर्टेबल नहीं होता, और देखने में भी जरा कुछ लगता है मुश्किल सा ना, ओट सा लगता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपके साथ हूँ। ये अच्छा, दूसरा ये मुझे मैसेज देना है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कि प्लीज आप पूरी टीम वापस अपने मुल्क में आ जाए, और क्रिकेट छोड़ के तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करें, ताकि आपको बाहर इंग्लिश में इंटरव्यू देने में आसानी हो। नहीं, मैं तो इनको वैसे कहूँगी, मेरा थैंक यू जी, आपने सही बात की है, इंग्लिश का कोर्स भी करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इनको अब सिर्फ मॉडलिंग करनी चाहिए, क्योंकि वही अच्छी करते हैं। और यहाँ से आप जितने ब्रांड्स देख लेना, मैच के दरमियान जितने एड्स आ रहे हैं, उनमें सब में इनकी तस्वीरें छपी हैं। मैं इस बारे में नहीं करूंगा, ये बात गलत की आपने। मुझे लगता है कि आई थिंक आपको टीम को ये 11 मुतासरीन है जो वहाँ पे फंस गए, इनको लाएं वापस, उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, सब बड़े लड़के ले गए वो लोग, वो बड़े लड़कों के साथ खेल रहे हैं और हमें तंग कर रहे हैं। पिचेस भी मैं कहता हूँ हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, बेईमानियां हो रही हैं, हमें वापस लाएं, अल्लाह का वास्ते। हमने नहीं खेला। आपका क्या, आप क्या कहना चाह रही है मैडम इस पाकिस्तानी टीम के वाले से? आप कोई मुहिम चलाएंगी इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इनके खिलाफ, क्रिकेट टीम इनके हक में? जब अच्छा खेलते हैं तो वो हम अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा कब खेला? आपकी इतनी उम्र गुजर गई है, कभी आपने देखा हो हमने अच्छा खेला हो? हमने कभी इंडिया से जीत, कभी आपने गलती से देखा हो कि ख्वाब में देख लिया? कोई बात नहीं। दुआ, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? गाना कपड़े पाए तोते में, इको रंग दे कपड़े पाए तोते में, इको जे कपड़े पाए
गाने पाए तोते में इको जेडी पिलाए तोते में। बात सुने, मुझे एक बात बताए, आपने मुझे लगता है उम्र सारी गाने सुनते और गाते गुजार दिए, मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है ऐसे। क्या सीन है, आपको सारे गाने आते हैं? और लिटरली वो गाने हैं, ये वो गाने जो फिरौन सुनता होता था, इतने पुराने गाने हैं। नहीं, ये बग्गा का गाना है, नया गाना है, आपको पता ही नहीं है। अच्छा बग्गा, बग्गा तो आप ऐसे कह रही हैं जैसे कजन है आपका, बग्गा का गाना है। अब उसने नाम ऐसा रखा हुआ तो मैं क्या करूँ? अच्छा ये मैं क्या करूँ? वो वो भी मिनी भी आ गई, 2.0 बग्गा भी आ गए। है? हाँ, आपने देखा? राहत भी 2.0 है, चाहत फतेह अली खान जो बग्गा 2.0 है ना, वो बस आप देखो। रियली? अच्छा क्या कहेंगी, आप भी हैं मेरे ख्याल में हमारे साथ, हम अपनी बातों में लग गए मैंने थे। कहा आज बड़े मैचिंगा सेटिंगा कपड़े पहन के आई हैं हलीमा, कल आप नहीं थी, बड़ी कमी महसूस हुई आपकी, लेकिन हुमायूं ने बड़ा अच्छा कवर किया था। जी जी, हुमायूं बहुत अच्छा शो कर लेते हैं अकेले, यही हुनर तो इन्होंने दिखाया था। यही तो गलती हुई, यही तो गलती हुई थी मुझसे पिछली दफा बीमार होके, तो एक छुट्टी की और ये जुल्म ये हो गया। तो अभी तक जो हमारी पूरी टीम है ना, भुगत रही है। इसी की बददुआएं मुझे ही मिल रही है सारी की सारी। जी सही बात है। वैसे मैच ने तो बहुत ही दिल डुबोया हमारा, हमें कोई यही उम्मीद थी उनसे। मैच की तो आप लोग मेरे से बात ही ना क्या करें, मेरा मूड खराब हो जाता है। अच्छा, मुझे इससे भी ज्यादा बुरे की उम्मीद थी, मुझे तो लग रहा था बहुत बुरी तरह हारेंगे, लेकिन सिर्फ बुरी तरह हारे, बहुत बुरी तरह के साथ नहीं हारे, बुरी तरह हारे। अब हम लोग यूज्ड टू हो गए। हाँ हाँ, अब कभी जीत गए तो मुझे तो हार्ट अटैक आ जाना है कि हम जीत गए माशाल्लाह। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया इन्होंने। ख्याल रखिए, दुआ कभी दुआ भी कर लिया करें हमारे लिए, नाम ही रख लिया आपने। कॉलिंग, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा जी, रिजवान साहिबा, जो सवाल था पोस्ट डॉक्टरेट का, हम ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से वापस आके मैं ये सवाल आपसे पूछूंगी कि जो लोग पोस्ट डॉक्टरेट करना चाहते हैं उनके लिए भी क्या कोई उम्र की कैद है? किसी मुल्क में ऐसा है कि वहाँ जाके वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। और पीएचडी स्कॉलरशिप्स के हवाले से भी आई वांट टू नो अबाउट। ठीक है जी, ये आप अपने ज़ाती सवाल भी कर लिया करो बीच में। तो हम लोग एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से सिर्फ वापस आएंगे, आपके सवालों को शामिल करेंगे। कहीं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेडीज जेंटलमैन, आपको कहा था मैंने, लेकिन मैं खुद इसलिए आना चाह रहा हूँ। एक शौक क्योंकि में है, मुझे नहीं चैन नहीं आता ना मुझे। एक शौक में है, एक उदासी सी उनके चेहरे पे है, वो समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ आ गई है। रिजवाना साहिबा वो कह रही है कि किधर आई हूँ मैं, क्या हो रहा है। रिजवाना साहिबा, ऐसे लोग भी हैं जिंदगी में जो भरपूर आपने कभी नहीं देखा। मुझे लगता है हमारी खासियत ही शायद ये है कि आप दूसरे चैनल्स पे जब जाते हैं तो दूसरे होस्ट जो होते हैं वो ब्रेक के दौरान अपने फ़ोन निकालते हैं, उस पर टक 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 करते हैं और फिर वापस आते हैं। अच्छा, नहीं, मैंने एक बात बताऊं, जो दूसरे गेस्ट होते हैं, मैं बहुत सारे शोज पे इंटरव्यू देने के लिए गया हूँ, तो वो गेस्ट ऐसे बैठे होते हैं जब ब्रेक होते हैं। वो शो के दौरान भी ऐसे होते हैं, बोर कर देते हैं, लेकिन हम बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आपने अपना पर्स में जितने पैसे आपने उसके नीचे कप के नीचे रख के चले जाना है, आपने मुबारक। ठीक है, बिल्कुल ठीक, डन। कल वैसे एक शो में मैंने यहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन देखी कि समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। अच्छा खैर, नहीं आपकी नहीं बात करी आप। अच्छा ठीक है, शुक्रिया, मैंने लिटरली अपने पे लिया। नहीं आपकी नहीं बात करी। तो मैंने आपसे ब्रेक पे जाने से पहले पोस्ट डॉक्टरेट वाला सवाल पूछा था कि ऐसा है कि कहीं पे जाके कोई एज लिमिट हो, या कुछ मुमालिक कहते हो कि आपने यहाँ पर नहीं आना, अब आपकी एज हो चुकी है, या अब आप ये सब्जेक्ट्स नहीं ले सकते, इसके बारे में भी आपने गाइड करना है। और पीएचडी के हवाले से भी आपने गाइड करना है। हाँ, कि पीएचडी कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स चेंज करके अगर करना चाहें तब भी कर सकते हैं, कौन कौन से मुमालिक है जहाँ जाके करना चाहिए, आप क्या ऐड कर लो साथ में पीएचडी के साथ सवाल। और ये जो सुपरवाइजर को आपने लिंक करना होता है कि सुपरवाइजर पहले आपको स्पॉन्सर करे, एंडोर्स करे, फिर आपको होता है, ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, हर जगह आपको भेजनी पड़ती है ईमेल। सर इसके बारे में बताइए, कोई इजी वे आउट है? हाँ, ऐसा है कि जो पीएचडीज या पोस्ट डॉक्टरेट है उसमें ये होता है कि आपने, खैर पहले तो एज लिमिट की बात हो, एज लिमिट कोई भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे रिसर्च पेपर्स नहीं हम छापते बहुत ज़्यादा, ये मसला जो कि एक बहुत वो चाहते हैं कि जी हमारा रिसर्च का क्या यहाँ पे,
तो जाने से पहले रिकॉग्नाइज वाले में पब्लिश हो। एक तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि जो भी पीएचडी के लिए जाना चाहता है वो पहले तो अपने बहुत से रिसर्च पेपर्स जो है वो पब्लिश कराए। और दूसरी बात ये होती है कि जहाँ भी आप पीएचडी के लिए जाते हैं ज़रा उस डिपार्टमेंट की रिसर्च करें, जिस प्रोफेसर के पास आप इंटरेस्टेड है उसके ऊपर रिसर्च करें, उस डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है, वो प्रोफेसर क्या काम कर रहा है, जो आपको जाहिर है कि अगर कोई ये देखेगा कि जी अगर हम पे रिसर्च हुई है या हमारे डिपार्टमेंट पे इतनी रिसर्च हुई है तो आपको वो फ़ंड भी दे देंगे। तो फंड्स जो हैं वो पीएचडी के लिए या रिसर्च के लिए पूरी दुनिया में अवेलेबल होते हैं। कहीं 100% होते हैं, कहीं पार्शल होते हैं, लेकिन वो पार्शल भी ऐसे होते हैं जो कि आपके उसके लिए होते हैं, यानी आपकी ट्यूशन फ़ी फ्री होती है, आपको लिविंग देनी होती है विच इज़ वेरी नॉमिनल, वो इतना कोई ख़ास नहीं होता, और आपको वहाँ पे चूँकि टीएशिप मिल जाती है तो आप वो भी आराम से निकाल सकते हैं। ऐड कर ले इससे पहले कॉलर ने कोई पीएचडी फ्रेंडली या रिसर्च फ्रेंडली कंट्रीज है जो आपको जहन में हो जहाँ पर ज़्यादा रिसर्च का फुकदान है और वो लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो है वो रिसर्च के लिए, कोई ऐसी कंट्री है, कोई ऐसी कंट्री विच इज़ ऑन द टॉप ऑफ योर माइंड? वो तो ये होनी चाहिए फुकदान के हवाले वो तो हम बुला तो नहीं सकते खुद नहीं, मेरे ख्याल से ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यूएसए में बहुत होती हैं पीएचडी के और फुली फंडेड, यूके में भी बहुत है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी। ठीक है जी, हमारे साथ कॉलर है मोमना है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मोमना। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? आज आप लोगों ने जो कलर पहना मेरा फेवरेट कलर है, मरून, और आज बहुत अच्छा लग हाँ, गया। आज बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बात करना चाह रही थी पाकिस्तानी क्रिकेट ने जो कल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने जो किया है। बहन एक बात कहूँ, मोमिना मेरी बहन, मुझे ऑर्डर आए हैं सख्ती से कि अगर अब तुमने क्रिकेट की बात की तो मेरी एंट्री बंद हो जाएगी। बहन मेरे छोटे छोटे माँ बाप है, मेरे बिल जमा कराने बिजली का, गैस का, मुझे यहाँ से ना निकलवाना बहन। नहीं, कोई और बात कर लो, तुम मायरा खान की बात कर लो, उसने 9 इवेंट क्यों कराए, क्यों करा रही है वो 9 इवेंट, क्यों उसने किया ये? मोमना हमारा एक पूरा शो डेडिकेटेड है इसके लिए, शाम को 5 से 6 होता है, आप उसमें कॉल कर लेना। और जो पैनलिस्ट है ना उनको टो देना था। जो आप तालीम का कह रहे हैं, जदीद तालीम की अहमियत, जदीद तालीम की नहीं बल्कि हर दौर में ही तालीम की बहुत अहमियत रही है। हाँ। और हमें भी अपने बच्चों को शुरू से ही गाइडलाइन देनी चाहिए कि आपने बड़े होके क्या करना है और उस हिसाब से ही उसको तालीम दिलवानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक कह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मोमिना कॉल करने के लिए, सलामत रहे। एक मोमिना मुस्तहसन है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, और एक अच्छा मैंने फिर उसके बाद मैं एक सवाल पूछ लूंगी अगर आपकी आप तौबा करें, मैं आपसे बंगा ले सकती। अस्सलाम वालेकुम, एहसन है हमारे साथ कराची से। जी वालेकुम सलाम, सुबह खैर। और मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी माहिर तालीम को बुलवाया है, और तालीम के हवाले से खासतौर पे हायर एजुकेशन के हवाले से बात हो रही है। एजुकेशनल कैरियर काउंसलिंग भी बहुत आम है और बच्चों की तालीम तरबियत भी आम है, लेकिन ये कि बहुत अरसे से हायर एजुकेशन के हवाले से बात नहीं हुई जो बहुत ज़रूरी थी और उसमें बड़ी रहनुमाई मिल रही है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि बहुत से लोग, जैसे मेरे अपने साथ भी रहा कि मास्टर्स करने के बाद जो सब्जेक्ट होता है अपना या मुख्तलिफ मौज़ूआत पे वो लिखते रहते हैं, बहुत मौज़ूआत पे लिखते हैं, नई नई चीज़ें दरियाफ्त करते हैं, काफ़ी उनकी यानी कि एक तरह से चाहिए साइंटिफिक राइटिंग हो जाती है, लेकिन वो कोई प्रॉपर उसके सुपरवाइज़र के तहत पीएचडी वगैरह के लिए इनरोल नहीं होते। तो इनका ये जो काम है, क्या ये उम्र के किसी भी हिस्से में किसी सुपरवाइज़र या प्रोफेसर को दिखा के इसको कंसीडर किया जा सकता है डॉक्टरेट के लिए या एमफिल, पीएचडी या पोस्ट डॉक्टरेट के लिए जो उन्होंने लिखा हुआ है? बहुत से लोग हमारे पाकिस्तान में ऐसे हैं जिन्होंने बहुत आम टॉपिक पे बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक किसी डॉक्टर या किसी प्रोफेसर को जो ऑथेंटिक को नहीं दिखा पाए। अगर उसको पब्लिश किया जाए किसी को दिखा के तो उस पर डिग्री अवार्ड हो सकती है। वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू मैडम, जल्दी से आप जवाब दीजिए। नहीं, इसमें डिग्री अवार्ड तो नहीं हो सकती। जब आप रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं और वो रिसर्च पेपर्स जो कि अगर जो जिस सब्जेक्ट में आपने अगर पीएचडी करनी है तो वो उसमें हेल्प हो सकती है। आप प्लीज़ उसको, अगर आपने लिखे हुए रिसर्च पेपर्स तो उसको प्लीज़ पब्लिश करें और उसमें आप ज़रूर उसको मतलब पीएचडी के लिए यूज़ करें, लेकिन ये है कि उसकी बेसिस के ऊपर आपको पीएचडी नहीं मिल सकती।
आपको पढ़ना आप पड़ता अपना है। सवाल पूछे थे। जी मैंने पूछना था मैम कि बहुत सारे लोग जब मास्टर्स करते हैं या पीएचडी करते हैं, मतलब कोई भी हायर एजुकेशन करते हैं, तो वो रिसर्च करते हैं और उसके ऊपर उनके जो प्रोफेसर होते हैं उनका भी नाम डेडिकेट किया जाता है कि जी ये प्रोफेसर जो है इन्होंने Supervisor. एज अ सुपरवाइजर। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे ये क्लेम करते हैं कि हमारे सुपरवाइज़र ने हमारी कोई हेल्प नहीं की थ्रू आउट द सेमेस्टर, हमने पूरा सब कुछ खुद ही किया, हमने उनको जाके दिखाया, चलो उन्होंने कह दिया ठीक है नहीं ठीक ये कह दिया, अदरवाइज हेल्पिंग वो नहीं रहे हमारे साथ। मैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों का मैं नाम भी ले सकती हूँ लेकिन मैं लेना नहीं चाहती हमारे प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद जब वो रिसर्च पेपर एक बहुत ज़्यादा अच्छा रिसर्च बन के सामने आता है तो वो जो टीचर्स होते हैं वो कहते हैं कि या तो हम आपको इजाज़त ही नहीं देंगे छपाने की क्योंकि इसके ऊपर हमारा नाम भी है एज अ सुपरवाइज़र, या फिर आप ये रिसर्च जो है वो हमारे ही नाम से छपवा दें, आपको तो यही फ़ायदा होगा कि आपकी रिसर्च छप जाएगी। ऐड समथिंग, जो लोग कहते हैं, मेरी जितनी राय है, बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं बिल्कुल हाँ कम हेल्प हो सकती है, बिल्कुल हेल्प नहीं हो सकती, क्योंकि आपका जो प्रपोजल है, जो आपका मॉडल है वो अप्रूव सुपरवाइजर करता है, हो नहीं सकता उसके बगैर अप्रूवल आपको मिले। आपका मॉडल जो है वो सुपरवाइजर ही अप्रूव करेगा। आपकी ये बात आपकी बहुत दुरुस्त है कि बहुत सारे सुपरवाइजर, जिसके मैं भी कम अक्रॉस हूँ जब मैं कर रहा था रिसर्च, कि वो हेल्प बहुत कम करते हैं और वो आपको बार बार वापस भेजते हैं। और आप एक टाइम मैंने लोगों को देखा पीएचडी के लिए हलीमा खुदकुशियां की हुई लोगों ने, पीएचडी नहीं उनकी पास हुई क्योंकि सुपरवाइजर ने नहीं लेकिन आर वी टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान और जी देखिए पाकिस्तान में एक हमारा जो एक बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि हम जो पुराने लोग बैठे हुए हैं ना किसी सीट के ऊपर या किसी जगह के ऊपर, वो नए लोगों को आने ही नहीं देते। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो मेरे ख्याल से हर इदारे में नज़र आता है आपको। तो इसी तरह ये बहुत ज़्यादा रिसर्च में भी मैंने सुना है इस तरह, आई एम नॉट कम अक्रॉस सच थिंग्स, लेकिन मैंने जो आते हैं स्टूडेंट्स उनसे मैंने ये ज़रूर सुना है कि हमें हेल्प नहीं कर रहे, हमें हमारे साथ वो कोऑपरेट नहीं करते। अच्छा अगर कोई सुपरवाइजर लेकिन रिसर्च पाकिस्तान में है नाम से छपाएं रिसर्च तो पड़ता है आपको, फिर आप क्या करें? आप कुछ ऐसी चीज़ है कि आप उसको कन्फ्रंट कर सको सुपरवाइजर को कि इसमें तो आपको कोई अमल दखल नहीं है, आप क्यों मुझे फोर्स कर रहे हैं? मेरे ख्याल से आप इंटरनेशनल साइट पे चले जाएं और आप उसको पब्लिश कर दें और आप कर सकते हैं आप कर सकते हैं without consent कर सकते हैं। तो you have to give the name and also हलीमा आप you have asked such a good question। इसी के साथ मैं पूछ लूं, इससे पहले हमें सलीम की कॉल ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास वापस आता हूं। मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से पूछना है। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं सलीम भाई? आप मायरा वाले सलीम तो नहीं है ना? आप मायरा वाले सलीम तो नहीं है ना? जी नहीं ऐसा नहीं है। मैं बेसिकली ये जो बड़ी बात कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से, इस हवाले से डिस्कस करना चाह रहा था। जी आप खुद बता रहे हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में लोग पीएचडी कर भी लेते हैं इतना रोटी, तो उनको आगे फ्यूचर क्या है उनका, ये मुझे पीएचडी जा रहे हैं उनका हाल देखें क्या है। आपने बहुत प्यारा सवाल पूछा है, मैं इस बारे में बात भी करना चाह रहा था। वेरी गुड क्वेश्चन सलीम भाई, वेरी गुड क्वेश्चन। आगे चलूंगा। देखिए ओ लेवल्स को यहाँ पे क्रिटिसाइज सब कर रहे हैं, ए लेवल्स ओ लेवल्स को बेसिकली आपको करना चाहिए, यहाँ पे बैठ के प्रोग्राम करना चाहिए कि लोगों को बाहर जाना चाहिए, बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है उन्होंने, जो पीएचडी बैठे हुए वो क्या कर रहे हैं। बहुत मेरी अच्छी क्वालिफिकेशन है, मैं अच्छी जगह पे बैठा हूँ, लेकिन दुख होता है कि जिन चीजों को हमें अवेयरनेस ही नहीं है। एक गवर्नमेंट जहाँ पे बैठ के एक बच्चे आ रहे हैं जिनको मुझसे ज्यादा नॉलेज है, लेकिन मैं उनको नहीं लाना चाह रहा क्योंकि वो फिर मैं तो बिल्कुल यहाँ पे यूजलेस हो जाऊंगा ना। जो आज से 30 साल पहले मेरी क्वालिफिकेशन थी, पढ़ा हुआ है, वो तो आजकल के बच्चे मैनिपुलेट हैं, वो मेरे से अच्छा इन चीजों को जानते हैं। तो वो इसलिए कुदरती चीज है कि हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जो आपने मुस्तफा बताई हुई है, इनकी जगह पे आप ओ लेवल का स्टूडेंट लेके इनसे अच्छा आपको गाइड करेंगे, उनका फ्यूचर क्या है, ये कैसे चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई कॉल करने के लिए। जो आपका तजर्बा होता है ना वो बहुत सारी चीज़ों से बेहतर होता है। ठीक है ओ लेवल के जो आजकल स्टूडेंट्स होंगे वो शायद टेक्नोलॉजी को हमसे बेहतर जानते हो, बहुत सारी चीज़ों को हमसे बेहतर जानते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ज़िंदगी का वही तजर्बा उनके पास भी होगा जो हमारे पास मौजूद है या मैडम के पास मौजूद है। मैं तो समझती हूँ अंग्रेजी के 4 लफ्ज बोलने से अगर आप कर ले, आपको ये लग रहा है कि वो आपकी बात रिस्पेक्ट करता हूं मैं सिर्फ अपनी ओपिनियन अब रख रहा हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट। नहीं मैंने कहा भी है कि कुछ चीजों के हवाले से हो सकता है वो हमसे आगे हो, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं कह सकते कि आपके तजुर्बे के साथ वो मैच करता है एजुकेशन। और साथ में ये भी बात बताऊं,
मैम आपको सही बताएंगी, मैंने ये देखा है कि पीएचडी जो कहते हैं कि रुल रहे हैं, मैं मान नहीं सकता। आपको अपनी डिजायर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होगी जो आप चाहते हैं, लेकिन रुल नहीं रहे हैं आपकी। अच्छा, अगर आपकी पीएचडी, इसमें भी एक और चीज है, जो लोग खुद से पीएचडी करते हैं ना, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि खुदारा वो सिर्फ ये ना समझे कि अब हमने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के लिए ही अप्लाई करना है। हाँ, अगर आप अप्लाई ही उस चीज के लिए करोगे तो आपको वही जॉब मिलेगी, आपको घर आके कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। आपको अपॉर्चुनिटी के लिए लिटरली जूते घिसाने पड़ते हैं, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, आपको लोगों से बात करनी पड़ती है, फिर आपको अपॉर्चुनिटी। मैडम आपके पास जल्दी से आऊंगा। हलीमा ने जो सवाल सुपरवाइजर के पूछा था, होता ये है कि आपने जो पीएचडी आप कर रहे हैं, आपका पैनल सारा बदल गया जिसने आपका डिफेंस लेना है। अब वो पैनल जो आपका चेंज हुआ, अब आया, अब उसने कहा ये प्रपोजल में आपने क्या किया, सब कुछ क्या किया, वो ऑल द वे उसको दोबारा से स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। मुझे जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं एंटरप्रेन्योरशिप के वाले से आपसे सवाल पूछता हूं, जल्दी बताएं, फिर ब्रेक नहीं, वो असल में ऐसा होता है कि अगर आपको आपका पैनल बदल जाता है तो वो जाहिर है हर जब भी कोई नया आता है वो अपने मुताबिक अपने हिसाब से आपसे वो कुछ चेंजेस करवाना चाहता है। मेरे ख्याल से वो चूंकि उसकी थॉरर रिसर्च का मतलब ही होता है कि यू आर इन द सब्जेक्ट, आप उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो आप उसके मुताबिक थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। और डिफेंस के अंदर मैंने बहुत दफ़ा देखा है, मेरे अपने 2 बच्चे पीएचडी हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह। हाँ, एक हार्वर्ड से, एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से। ब्रेक ले लें यहाँ पे ब्रेक ले लें, मेरा दिल जल गया, मेरे दिल में भी आग लगी है जब हार्वर्ड और मिशिगन नहीं, शिकागो। चलिए ये ठीक है, हार्वर्ड का मुझे दुख लगा है। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मैडम से मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से पूछता है, चेंबर है वो क्या खवातीन अगर उधर आती हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में दाखिल होना चाहती है, जो अपने बिजनेस करना चाहती है, क्या चेंबर जिस सिटी का भी है क्या हेल्प करता है, इस सवाल पूछेंगे। वापस आए, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कॉस्ट ऑफ गुड मॉर्निंग। हार्वर्ड वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान हमें पता लगा कि रिजवाना साहिबा के जो बच्चे हैं वो वाले बच्चे हैं जिनकी ख़ानदान में मिसालें दी जाती हैं और जिनसे उनके जो बाकी सारे कज़न्स होते हैं वो कहते हैं कि कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जब हम इनके कज़न बन गए, इनके ख़ानदान में पैदा हो गए, हमारे माँ बाप ने हमारा दिमाग खा लिया इनकी मिसालें दे दे के। एक से बढ़ के एक बच्चा, एक से बढ़ के एक तालीम, एक से बढ़ के एक जगह पे वो जॉब कर रहे हैं। हमें 2 मिनट के लिए उनकी प्रोफाइल देख के ये हुआ कि ज़मीन खुद है और हम उसके अंदर गड़ जाए। तो फिर काम कर रहा है, सोचिए उनके कजन्स का क्या होगा। में काम कर रहा है, देयर वन ऑफ द टॉप कंपनीज और ऑफ कोर्स वो पार्टनर्स भी है कि क्लाइंट एनालिस्ट में। ऐसा ही है, अल्लाह ताला पूछेगा आपको, हम जैसे गरीबों के लिए जिनका कुछ था हुआ हमारे साथ। तो पर अब माशाल्लाह 2 PhDs हैं, एक CA, माशाल्लाह। मेरे ख्याल में वो एंटरप्रेन्योरशिप के सवाल से पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि हाउ तरबियत इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऑल दिस, व्हाट डू यू थिंक? बच्चे तो सारे सांझे होते हैं, अल्लाह ताला ने कहते हैं सलाहियत हर किसी को डिफरेंट दी होती है, लेकिन सलाहियतें दी होती हैं। आपने अपने बच्चों के साथ ऐसी क्या मेहनत की है, क्या चीज़ आपने एक एक्स्ट्रा की है जो कि आज की वालिदाएं और जो बाप है वो देख सकें, हम घर में वो इनकलकेट करें? बिकॉज मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ घर की एनवायरनमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट जो आपको बनाती है। अच्छा, इसी में वो ऐड कर लें कि लोग ये कहते हैं कि आजकल की जो माएँ हैं वो क्योंकि वर्किंग लेडीज़ हैं तो बच्चों पर उस तरह से ध्यान नहीं दे पाती। आप भी एक वर्किंग लेडी हैं, आपने भी अपने बच्चों पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो सही किया होगा कि वो आसमान से बातें कर रहे हैं। माशाल्लाह। देखिए, पहले तो मैं ये बात कहती हूँ कि माँओं को ज़रूर मतलब माएँ ही होती हैं जो कि करती हैं मेहनत बच्चों के साथ। मैंने जब बच्चे बहुत छोटे थे मैंने बहुत मेहनत की। मैं अपने बच्चों के लिए मैंने खुद छोटा घर होता था, इतना बड़े नहीं होते थे घर, लेकिन मैंने खुद सैंड पिट्स बनाई बच्चों के लिए, मड पिट्स बनाई। मैं उनको लेके जाती थी, उनके साथ खेलती थी पानी में उनको, ताकि बच्चों की ना एक नेचुरल जो वो है हाँ वो किया। फिर उसके बाद ये होता था कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑल 3 of them are very good human beings as well। तो अब मैं उनसे सोशल वर्क करवाती थी, मैं खुद जाती थी बच्चों के साथ। फिर ये होता था कि 4 बजे से मैं खुद भी जॉब करती थी, 4 बजे से 6 बजे का टाइम ऐसा होता था जो मैं सिर्फ बच्चों के साथ स्पेंड करती थी। दुनिया का कुछ भी हो जाए मैं कुछ और नहीं करती थी,
सिर्फ मैं बच्चों के साथ बैठ के उनके साथ उनकी बातें करती थी, उनके साथ पढ़ाई शेयर करती थी, पढ़ती थी, जो भी वो होते थे, क्योंकि मैं जो खुद पहले पढ़ना होता था फिर उसके बाद उनके साथ मैं करती थी। तो अगर उस 4 के 6 के दरमियान में वो जालिम नंद आ जाए फिर क्या हो? नहीं, मेरी जालिम नंद नहीं थी, मेरी नंद बहुत प्यारी। तो मेरे जो और सबको पता होता था। वो थी इसलिए? नहीं। अभी है? नहीं। वो थी लेकिन वो बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, बहुत लविंग, वेरी लविंग। सो द थिंग इज कि वो उस वक्त मैं सिर्फ उनके साथ उनकी डेवलपमेंट पे काम करती थी। माय हस्बैंड वाज आल्सो डूइंग ए जॉब, तो वो बहुत बिजी रहते थे, वो सुबह जाते थे रात को आते थे। सो मुझे ये होता था कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इन बच्चों की तरबियत के लिए ज़्यादा काम करूं। तो उनकी ना सिर्फ पढ़ाई का मैं बहुत ज़्यादा देखती थी और उनको पता ही नहीं होता था कि मैं उन पर बहुत एक साइलेंट, एक हॉक्स की तरह उनके ऊपर मैंने आंखें रखी होती थी कि वो क्या कर रहे हैं, हाँ। कौन उनके फ्रेंड्स हैं, उनको नहीं पता। उनको मैं जब अभी बताती हूँ तो कहते हैं हाँ मी आप ऐसी करती थी, सिक्योरिटी रखती थी हमारी, आप तो सीआईडी में थी, आप क्या कर रही हैं, आप दया थी हमारी। तो द थिंग इज कि वो आपको बहुत ज़्यादा कवर करना पड़ता है बच्चों को हर साइड से, सो दैट दे आर नॉट ओनली पढ़ाई वगैरह तो खैर अच्छी हो ही जाती है बच्चों की, लेकिन वो बहुत अच्छे एक इंसान बन जाए। I'm jumping into your conversation. I want to know this. मुझे बड़ा एक्साइट करती हैं ऐसी बातें। आपका बेटा है, एक आरिश, एक है अशर, और तीसरे का नाम नहीं लेंगे। आपने नाम नहीं लिया था उसका, वो आप अहमद सुन लो, आपका नाम नहीं लिया था, पता भी नहीं आपका। ये आपके साथ हुआ है यहाँ पे, सिर्फ 2 की पब्लिसिटी क्योंकि आप वो पीएचडी कर, आपने सीए किया हुआ, आपको कोई वैल्यू नहीं रखी मामा ने। अच्छा, ये 2 बच्चे, इन तीनों बच्चों का अगर मैं कहूँ, ऐसी क्या क्वालिटीज, 2 कॉमन क्वालिटीज थी, मैं चाह रहा हूँ हम इस बारे में जाने, जो आपको लगता है हैड मेड देम टू दिस प्लेस, वो उनको वहां तक ले गए। वो 2 ऐसी क्या चीजें जो आपको लगता है कि उनको आगे तक ले गए? फिर हम कॉलर लेंगे जी। फोकस थे, अपने गोल्स के ऊपर बहुत फोकस थे और बहुत ऑर्गेनाइज्ड। तीनों बच्चे, खैर बीच वाला थोड़ा जो जिसने सीए किया वो बहुत ऑर्गेनाइज नहीं था, बट ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग। लेकिन ये दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा फोकस्ड, बहुत इनका हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड थी। और मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने पढ़ाई की है। They were very good in sports, they were very good in extra curricular, social work, इन्होंने बहुत अच्छा किया। I mean, they were excellent children. अच्छा, थैंक यू सो मच। ऑर्गेनाइज करने का आपने बताया, वरना लोग लड़कों से जनरली ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डिसऑर्गेनाइज है तो क्या हुआ, इनकी जब बीवियाँ आएंगी तो उनका काम है इनको ऑर्गेनाइज करना। आई जस्ट डोंट नो कि ये अप्रोच क्यों है। लेकिन आपने गोल की बात की, गोल भी बच्चे को कोई सिखाता है कि आपका गोल होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, वरना बच्चे को तो नहीं पता। बिल्कुल तो इसके बारे में मैं पूछूंगी साइका की। हम कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है साइका? कैसी है साइका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बड़े दिनों बाद कॉल किया साइका, कहाँ थी आप? व्हाट यू डूइंग आजकल? बस घर के कामों में। बस आप बस चला रही हैं? क्यों? फैसलाबाद में क्यों बस चला रही हैं आप? फैसलाबाद में तो बड़ी रश होती है। नहीं, घर के कामों में मसरूफ। अच्छा, घर के कामों में मसरूफ। चले, क्या कहेंगी? उदास लग रही हैं आज आप वैसे मुझे। सब ठीक है? नहीं उदास नहीं। आपका भी दिल चल रहा है ज़वाना साहिबा की बच्चों के बारे में सुन के कामयाब हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह बोले ना। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बोलना। रो रही है। मेरा ये क्वेश्चन था आपसे जी। आजकल जो महंगाई का दौर है, कुछ लोग बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। दूसरा, कोई कहता है प्राइवेट की डिग्री बेहतर है, कोई कहता है गवर्नमेंट। क्या होना चाहिए? अच्छा, प्राइवेट बेहतर है या गवर्नमेंट के स्कूल्स बेहतर? ये तो सब्जेक्टिव सवाल है बहुत। आपने बहुत शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। इमरान है हमारे साथ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी इमरान, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं अगर बस ने सरकारी स्कूल की बात की ना, सरकारी स्कूल में भी मेरी 2 बेटियां माशाल्लाह ना। तो एक बड़ी बेटी वो मेरी 2 में पढ़ रही थी सरकारी स्कूल में इस्लामाबाद में, G8 में। अच्छा, माशाल्लाह। तो सरकारी स्कूल का ये वहाँ का अगर इस्लामाबाद में रह के G8 में, मेन इस्लामाबाद का वो दरुल हुकूमत हमारा मेन गढ़ है वो इस्लामाबाद G8 में। जी। तो उसको 2 क्लास में मैं लेके पूरे इस्लामाबाद में घूमाऊंगा, प्राइवेट में उसको कहीं करवा दूं।
तो सर मैं आपका सवाल समझ गया इमरान भाई, मुझे समझ आ गई। आप स्टैंडर्ड ऑफ स्कूल की बात कर रहे हैं ना कि वो ऐसा नहीं है कि वहाँ बच्चों को पढ़ाया जा सके। बहुत शुक्रिया सवाल के लिए। इनको पूछने वाला कोई भी नहीं है सर मैं अभी इसका जवाब देता हूँ आपको। आप रुकिएगा। बहुत शुक्रिया सवाल के लिए। मेरा बहुत अच्छा लगा, मुझे किसी ने सवाल पूछा गवर्नमेंट स्कूल्स का। आपको लगता है रिजवाना साहिबा, आपको मैं देखना उस तरफ लेके जा रहा हूँ जहाँ पर मेरी वालिदा ने इस्लामाबाद के गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है, ठीक है। मेरी बहुत सारी दोस्तें जिनने हाजरा हारून जो हमारे पास आई थी उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है। क्या अब ये वो वक्त है कि स्कूलों पे ही सिर्फ इन्हिसार करना चाहिए कि ओह स्कूल में नहीं पढ़ा रहे? क्या हम वालिदैन अपने आप को पिक्चर से निकालना चाह रहे? मैं मानता हूँ अगर गवर्नमेंट स्कूल अच्छे नहीं हैं, क्या यह वो दौर नहीं है कि अब आप घर में बैठकर बहुत सारी चीजें खुद ठीक कर सकते हैं? अगर टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, यू कैन कम बैक होम एंड स्टडी फ्रॉम इंटरनेट, जो कि फ्री है एक किस्म का। आप किसी घर वाले सामने वाले का वाईफाई ले ले यार, इतनी रसाई है। क्या आप मानती हैं इस बात को कि अब स्कूलों पे ही इन्हिसार करना रह गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये हमारी आदत है ब्लेम गेम की। आप प्राइवेट स्कूल्स में चले जाएं, क्या बच्चे वहाँ पे ट्यूशन्स नहीं करते? आप के सारे जितने भी आप इस्लामाबाद की अगर बात करते हैं, इस्लामाबाद की बात करते हैं, आप जाके ज़रा प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स के सामने देखें, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स एंड हाउ मच आर दे अर्निंग? अगर स्कूल की बात होती तो बात तो फिर वही हो जाती ना कि वहाँ पे अगर प्राइवेट स्कूल में आप 10,000 या 20,000 या 25,000 आप फीस दे रहे हैं तो आपका बच्चा फिर शाम को ना जाए, तो फिर शाम को जा रहे हैं, तो बात तो वही है। और मैं उनको ये कहना चाहूंगी इमरान भाई को कि इमरान भाई जो प्राइवेट स्कूलों के भी पेरेंट्स हैं ना, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़े हैं, वो भी उनसे खुश नहीं है। लेकिन आपको अपना पार्ट प्ले करना है। आपने अपना पार्ट खुद प्ले करना है। पेरेंट्स क्योंकि जो पेरेंट्स हैं ना जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, वो उनको जब होश आती है बहुत देर हो चुकी होती है। वो कहते हैं कि A+ ग्रेड आ रहा था, आता इसको एक लफ्ज भी नहीं है, और वहाँ से A+ ग्रेड जो है ना वो लिख के भेज रहे थे, तो हम बड़े खुश हो रहे थे। तो इसलिए वो जब बहुत बड़े हो जाते हैं ना, वो आंखों पे हाथ रख के बेचारे रोते हैं। आप पेरेंट्स क्यों नहीं पार्ट क्यों नहीं प्ले करते? सिबलिंग्स क्यों नहीं करते कि आपके बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता? नादिया अस्सलाम वालेकुम। घर का माहौल, आपके घर का माहौल। बिल्कुल। नादिया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, आपको भी गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आपको भी बहुत गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह बहुत अच्छा ड्रेस है दोनों का, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो हूँ ही प्यारा, कुछ भी पहन लो अच्छा लगता हूँ। ये आपको लगता है? ये सही बात है। हाँ, ये बात सही है। आप दोनों मेरे भाई की शादी पे नहीं ना आए, तो मैं भी अपने भाई की शादी पे नहीं गई। मैं छत पे नहीं आया? कौन सी छत पे नहीं आया? भाई की शादी पे नहीं आया यार, आपको हेयरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है? आपने भाई की शादी में बुलाया था मुझे? बुलाया, दोनों को बुलाया, 20-21 अक्टूबर को, याद करें। अच्छा, मसला ये था कि 20 मैं माजरत के साथ 20-21 अक्टूबर को बहाना बताओ मैं यार क्या कर रही है? कबूतर मैंने पहुंचाए जो आपने देखे थे, वो मेरी गाड़ी से गए कबूतर, वो वाले कबूतर जहाँ बैठे थे वो मैं लेके गया। आप दोनों नहीं ना आए तो मैं भी नहीं गई, देख लें। क्यों आप क्यों नहीं गई यार? ये कैसी शादी है जिसपे आप हमें तो बुला रही थी, खुद आप गई नहीं। और भाई की शादी पे नहीं गई, आपको तो इसका गुनाह होगा। नहीं, आप आते तो हाँ मैं जाती ना, मैंने कहा वो आएंगे तो मैं जाऊंगी देखने। अच्छा, आप पहले से मतलब अभी भाई की शादी भी नहीं हुई, आप पहले से फुप्पो बन गई हैं? दो भाई शादीशुदा है। अच्छा, उनकी फुप्पो बनी है। अच्छा यार, बहुत शुक्रिया नादिया जी कॉल करने के लिए। सियालकोट के लोग सलामत रहे। आप अगर उधर हैं तो कुछ थोड़ा खतरे की बात है, ये घंटी लग रही है मुझे कि आप बड़ी डाढ़ी सी हैं। आप कुछ कहना चाह रही थी? कुछ कह रही थी आप? मुझे कुछ कहना चाहती, मेरी तारीफ करना चाह रही हैं? राहील है जी, नहीं, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। सुबह उस वक्त से मैं तारीफें सुन रही हूँ, मैंने सोचा मैं भी कर ही लूँ। सिर्फ मैं, हाँ, बहुत शुक्रिया। आपको कसम है आपको अल्लाह की कि आप लोग अब रिजवाना साहिबा की तारीफ भी करें, हसीना लग रही है। कौन है? राहील, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। खूबसूरत लोग और खूबसूरत टॉपिक। बहुत शुक्रिया, मेरे बारे में बात कर रहे थे, थैंक यू। कैसे राहील आप? टॉपिक की खूबसूरती में मैंने ज्यादा जोर दिया। टॉपिक की खूबसूरती में ज्यादा जोर, टॉपिक हमने सिलेक्ट किया ना, और कौन यहाँ पे कोई और हमें हम वो नहीं है जिन्हें पीछे से रुक के लिख के आते हैं वो माजरत। अच्छा, बेसिकली मैं ये बात करना चाहता हूँ, आज का टॉपिक बहुत खूबसूरत। जी इसमें थोड़ा सा जो हमें इस चीज को देखिए, प्रोग्राम कभी कहीं इतनी अच्छी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी आपने ला के बिठाया, और हम कभी प्रोग्राम कहीं जा रहे हैं, तो प्लीज फोकस इनकी बातों पे। और स्पेशली मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा
कि जो बच्चे वाकई बाहर जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी तो कोई प्रोग्राम करें ना, कि वो उनको अच्छी गाइडलाइन दें कि वहाँ पे कैसे अपने स्कूल जो है ना या कॉलेजेस अपने लिए। मेरा भाई राहील, मेरी जान के टोटे, मेरे दिल के टुकड़े, अगर भाई अगर इस तरह सैड में एक ही फोकस रहे ना तो जिंदगी बहुत फीकी रह जाएगी। और यकीन मैं भी बोलने आना, मैं भी बोल दे भरा। अच्छा होता ये है कि अब जिंदगी पाकिस्तान में खाली राहील तो नहीं रहते ना, पाकिस्तान में और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो मैंने सबको खुश करना है और मैं वो भाभी हूँ जो सबको खुश रखती है। बहुत अच्छा, मैं जो बात कर रहा था आप मेरे जैसे। हाँ तो जी आप बात करें जी राहील। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। जी सिर्फ ये है कि देखिए आप इनको यही है ना, तो ये बल्कि हमें गाइड करें कि मेरे बच्चे हैं कि जो पाकिस्तान में नहीं रहना चाह रहे, तो मैं उनको कैसे उनके लिए, मुझे क्योंकि बच्चों को मुझसे ज्यादा नॉलेज है ना, तो ये मुझे गाइड कर सकें कि कैसे हम उनको अच्छे स्कूलिंग के लिए या उनके लिए क्या फ्यूचर के लिए, जो पाकिस्तान में भी उनके लिए एजुकेशन, अगर पाकिस्तान वापस आ जाते हैं यहाँ पे भी उनके लिए कारामद हो, और अगर बाहर सेट होते हैं तो वहाँ पे भी उनके लिए हो। ठीक है, ऐसे लोगों को यहाँ पे बिठाने का फायदा, तो ये मुझे ये फायदा होगा। मैं जरूर पूछता हूँ मेरा भाई, कोई मसला नहीं, अभी हम सवाल पूछते हैं। और बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और आप इतनी देर से आपको क्या लग रहा है, इतनी देर से छली रेत वाला छली कर रहे हैं? वो पता उन्होंने बताया था शुरू में मरियम जी हमारे साथ, मैं कहने लगी थी मरियम है हमारे साथ रेत वाला। जी मरियम, गुड मॉर्निंग। मरियम हंस ले पहले आप। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मरियम? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे काफ़ी देर से कॉल मिला रही थी बट एक नंबर मिल गया। सिर्फ मुझे यही कहना था कि जो एनर्जी इस टाइम हमायूं में है, मैं बहुत शौक से प्रोग्राम देखती हूँ, और इन हमायूं ने बैरिया यूनिवर्सिटी में मेरे हस्बैंड का हुआ था, जब इनका कॉन्वोकेशन हुआ था उसके बाद इन्होंने प्रोग्राम, इनका इंटरव्यू भी हुआ था, मैं तब से इनके प्रोग्राम देख रही हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। और यही कहना चाह रही थी कि ये जो एनर्जी और ये जो इस टाइम हमें दे रहे होते हैं ना बूस्टिंग, और हमारा मोराल अप, और बहुत माशाल्लाह से वो तो दिन अच्छा गुजर जाता है। ठीक है ये ऐसे ही हमायूं आपने ऐसे ही रखना है, इतना लाइवली आपने हमें रखना है। आप फिक्र ना करें, मैंने कभी अपने माँ-बाप की नहीं सुनी, मैं किसी कॉलर की सुनूंगा। के लिए बहुत शुक्रिया। आपके जो पैसे हैं ना मंथली, वो आपको मिल जाएंगे, हुमायूं आपको भिजवा देंगे। बहुत हलीमा, मैं ईयरली दे रहा हूं उन्हें, सालाना पैसे मिलते हैं उनको। अच्छा आपने ये जो कुछ देखा ही मेरे ऑफिस में ना बताइएगा, मुझे निकाल देंगे। जो पैसे हुमायूं आपको दे रहे हैं ना, उससे आपने इनकम टैक्स भी देना है, क्योंकि आज ही मैं उसकी मुहिम भी सुन रही थी। क्योंकि ये नौटंकी मैं सिर्फ यहाँ पे करता हूँ, मैं उधर बड़ा डिसेंट आदमी हूँ, वहाँ पे आपने किसी को नहीं बताना मैं करता हूँ। आमिर रसूल हमारे साथ है, कॉलर ले ले ज़वाना साहिबा। आपका बेटा नहीं कॉल कर रहा है वहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, कैसे आमिर भाई? कैसे हैं आप दोनों? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैंने आपका प्रोग्राम तकरीबन 1 मंथ पहले से देख रहा हूँ, और माशाल्लाह हुमायूं भाई को देख के मैं पहचान रहा था कि ये शायद मैंने कोई देखा है। तो फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरी अब छठी हिस्स कह रही है कि ये शायद वो हैं जिन्होंने हमारे पास एकेडमी में एजुकेशन ली थी, जाविया एकेडमी में। ये बता सकते हैं कि एग्जैक्टली आई एम राइट और रॉन्ग? आप सही कह रहे हैं, हुमायूं ने सही में मुंडी हिला दी है कि हाँ मैं जाविया एकेडमी भी गया था एक दफा। हाँ। लेकिन बहुत सारी जगहों पे हुमायूं 1-2 महीने के लिए ही गए। बट नहीं मैंने एक्चुअली जाविया एकेडमी मेरे घर के पास भी थी, तो इसलिए आई वेंट देयर। यस दैट्स ट्रू। आई थिंक शायद मुझे जानते होंगे, आमिर रसूल बात कर रहा हूँ, अकाउंट सेक्शन में मैं था। ठीक है, तो मुझे था कि मैं इनसे जरूर बात करूं। मैं सुबह किससे मिलकर आया हूँ अपने घर में, मुझे वो भी याद नहीं है भाई। सुबह मैं घर में किससे मिलकर आया हूँ, कसम से इतना दिमाग है मेरा। तो आपकी अकेडमी ने मेरा दिमाग ले लिया था, ये आप मुझे पैसे वापस करें। माशाल्लाह, आपका जो स्टाइल है ना, आपका जो ये जो एक्चुअल स्टाइल है, रियल स्टाइल है, थैंक यू, वी लाइक दिस सर। थैंक यू सर, सलामत रहे। टॉपिक है उस पे आ जाते हैं। गेस्ट है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त है, गुड पर्सनैलिटी। और इनसे मतलब क्वेश्चन है कि अब जैसे मैट्रिक में स्टूडेंट्स होते हैं, हमने खुद जब मैट्रिक किया था 90s में किया था, उस वक्त तो बताने वाला कोई भी नहीं था। अब ये कि अब हमारे बच्चे हैं, स्कूल्स में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है क्योंकि कैरियर काउंसलिंग की हो रही हो, तो काइंडली मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसा बताएं कि जिस स्कूल्स में भी ये इस लेवल पे शुरू हो कि जो हेल्पफुल हो हमारे बच्चों के लिए। अब इन्हें नहीं पता हमने डॉक्टरेट में ये जो बायो रख के अभी क्या बेनिफिट्स मिलेंगे,
और कंप्यूटर रख के हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ऐसा तो कोई वजीफा ही होगा मेरा ख्याल है जो ये बताएंगी, तो आप पढ़ के फूक दे उस बच्चे में। तो आप जाविया अकेडमी तो में मुझे होने के बावजूद आप हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल तो हमें आपसे पूछना चाहिए। आपने नहीं, पर आपने भी जवाब, आप याद रखिए सवाल है हमारे अब साथ। आपका इम्तिहान है जिंदगी का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अहमद, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। जी क्या पूछना चाह रहे हैं? आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। क्योंकि उनका वो खुद भी ब्रेक हो रही है बीच से कहीं ना कहीं। जी मेरी आवाज़ सही आ रही है? जी जी, कैसे हैं आप, ठीक हैं? अहमद प्यारा हूँ मैं बहुत माशाल्लाह। वो तो लग रहा है, नजर आ रहे हैं। थैंक यू यार, थैंक यू। मेरा हलीमा से क्वेश्चन है, इन्होंने क्या बनना चाहती थी और क्या बन गई? एंकर ना होती तो क्या? जिस तरह पूछे क्या बनना चाहती थी, क्या बन गई है, ठीक है अभी पूछते हैं हलीमा से। नहीं आप रहे फोन पे रहिए। सवाल बहुत प्यारा है। मैं आपको जब भी जवाब देती हूँ क्या बनना चाहती थी और क्या बन गई हूँ। एक सेकंड, मैं जिंदगी में अगर होस्ट के अलावा कुछ बनना चाहती थी तो वो किसी की बीवी थी, और वो दोनों चीजें मैंने अचीव कर ली। You want to be a wife ना? Obviously, I am a very loving person, तो मैं I always wanted to be in that relationship. That's great, ठीक है। दोनों चीजें जो मैं बनना चाहती थी अहमद भाई, मैंने वो अचीव कर ली हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। गुड मॉर्निंग। इसने एजुकेशन मीडिया स्टडीज किसी ने ली थी ताकि इसकी जुबान थोड़ी और लंबी हो सके और एक बीवी अच्छी बन सके, तो वो इसने माशाल्लाह हल कर लिया। अस्सलाम वालेकुम कशफ। वालेकुम अस्सलाम हमायूं, हलीमा, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, टिप टॉप मजे में। कल आपकी बहुत कमी महसूस हो रही थी, आप किधर गई थी कल? बताया तो सुबह यार मैंने सुबह बताया था, वैसे मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी तो इस वजह से फिर रात को मैं जागती रही, सुबह आंख नहीं खुल सकी। अच्छा चलिए, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन आमीन। अच्छा मेरा सवाल है सबसे पहले, लेकिन मैं सवाल पहले पूछूंगी, लेकिन उसके बाद मैं एक वाकया शेयर करना चाहूंगी। आप काइंडली थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। यकीनन कोई मसला होगा इस एजुकेशन से हवाले से भी आपका। मेरा फेवरेट टॉपिक है ये। ठीक है जी, ठीक है। पहले सवाल पूछो। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ आपसे बात कर रहे हैं मैम। सवाल मेरा ये है कि आपने अभी बात की बच्चों को ऑर्गेनाइज करने की, तो काइंडली मुझे बताइएगा कि हम बच्चों को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बच्चों को ऑर्गेनाइज नहीं करना, उन्हें ऑर्गेनाइज होना सिखाना है। बच्चों को ऑर्गेनाइज ना करना, ये ना आप हाइट वाइज खड़ा कर दें, नहीं तू छोटे तू ऐसे खलो तू ऐसे नहीं। बच्चों को ऑर्गेनाइज नहीं करना, बच्चों को ऑर्गेनाइज करना सिखाना है। मैं यही पूछना चाह रही थी, मेरे माशाल्लाह 11, 12 और 8 साल के बच्चे हैं। 11-12 का है ना, 11-12 बच्चे, ये तो तकरीबन 32-33 बच्चे हो गए। राणा साहब बड़े माशाल्लाह सेहतमंद, सिर्फ 3 ही है। माशाल्लाह राणा साहब ने तो भाई अल्लाह माफ करे 3 ही बच्चे हैं हमारे, नजर लगा दिया। इतनी तो हमारी मुर्गियों ने कभी नहीं दिए बच्चे यार, जितने आपने बता दिए। बताइए आपको 11-12 8 साल के 3 बच्चे हैं। तो मेरा सवाल दरमियान में उचक लेते हैं हमारे दरमियान में से। यार आपने बात ही आप हमें कंटेंट देती है क्या? लिटरली मेरे दिमाग में भी यही आया था, लेकिन मेरे अंदर 12 और 8 बच्चे, मेरे अंदर थोड़ा सा आप समझ ले, थोड़ा 11 पे बोल देते हैं। रिजवाना साहिबा तो 11 पे ही रुक गई थी। मैंने 12 तक गई नहीं है वो। 11-12 और ये एज है उनकी। और मैं ये बताना चाह रही थी कि वो जब आते हैं स्कूल से तो मैं उनको कहती हूँ अपना यूनिफॉर्म हैंग करें, तो वो उतार के साइड पे सोफे पर रख देंगे। यूनिफॉर्म उन्होंने हैंग नहीं करना होता। बेशक वो 4 बच्चे हैं, वो मैंने ही हैंग करना, हालांकि मैं रोज उनको ये बात बताती हूँ, खुद मैं करती हूँ हैंग। तो कौन सी ऐसी ट्रिक है जिसे हम बच्चों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं? आज सुबह हुमायूं ने के लिए इसके बाद अब कॉलेज आज जानी है, हकीम की डब्बा बताइए ये हुमायूं ने ना आज सुबह एक बात कही थी कि कुछ अम्मियाँ होती थी जो ये कहती थी कि पीछे हाथ बांधो फिर मैं थप्पड़ मारूंगी। तुमने वो हाँ। अच्छा वैसे वेरी गुड क्वेश्चन कि बच्चों को ऑर्गेनाइज कैसा बनाया जाए, हम अभी पूछते हैं। फन कर रहे हैं। इट्स नॉट फ्रॉम आपको अगर 11, 8 और 11 साल की बच्चों में की एज में आप अगर ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे तो वो तो नहीं मानेंगे ना। आपको बहुत शुरू से उनकी तरबियत करनी होती है। ऐसे नहीं होता कि आप 11 साल के बच्चे को आप बोल रहे हो आप ये करो आप वो करो। नहीं, I can give you a मशवरा also. It's about 1.5-2 साल के। मेरी पोती है छोटी सी। अच्छा हाँ 2 साल की, और उसको अभी वो आप अगर देखें उसके ज़रा हाथ गंदे होते हैं, वो जाके खुद बोलती है मेरे हाथ धुलाएं, जूते वो सारे सही करके रखती है। she'll turn 2 इंशाल्लाह अभी।
वो कहते हैं टेरेबल टू। अच्छा मैम, कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं अभी तो बहुत छोटा है, अभी तो बहुत छोटा है, 10 साल के बच्चे आपने डिसिप्लिन वहीं से स्टार्ट करना है ना, वरना बच्चों को तो आदत ही नहीं होती। रिजवाना साहिबा, मैं जब छोटे स्कूल में पढ़ाता था ना, मैं छोटे बच्चों को छोटे स्कूल में नहीं पढ़ाता था, छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाता था, तो हुआ ये कि बच्चे जब करते थे ना तो मैं कहता नाउ टाइडी टाइम, और मैं उनसे और कुछ तो एक बच्चा होता था वो बड़ा बच्चा, वो ऐसे करता, आई विल नॉट डू इट। मैंने कहा बेटा यू विल डू इट, यू विल डू इट, ठीक है। और मैं इतना स्टबर्न था और वो कहते थे नो आई एम सॉरी आई विल डू इट टुमारो। मैंने कहा नो टुमारो, टुडे यू विल डू इट एंड यू विल डू इट टुमारो एज वेल। और मैंने इतना आपको फर्म याद रहे, पेरेंट्स को ये चीज सिखाना, कशफ आप भी सुने, पेरेंट्स को फर्म होना बहुत जरूरी है। आप पिघलना चाहे मेरा बच्चा है किथों करेगा, और अगर नानियां दादियां आ जाए आप फिर भी फर्म रहे कि नहीं आई नो हाउ टू हैंडल माई किड। यकीनन नाराज होंगे, होने दो, कोई गल नहीं, वैसे भी आपसे कौन सा राजी होंगे। नानियां दादियां नहीं, मैं खुद दादी हूँ, मैं तो खुद उसको बच्ची को कॉल पे है मेरे ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम अहमद, गुड मॉर्निंग अगेन। जी बताइए अहमद, कुछ रह गया था? जी क्वेश्चन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, कॉल ड्रॉप हो गई थी। हो जी भाई, आवाज आ रही है आपको? मुझे आपकी करारी आवाज आ रही है, बताएं भाई। मैं आपको, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो मैं मिस हलीमा से क्वेश्चन किया था उसका जवाब नहीं उन्होंने दिया। मैंने जी उसका जवाब दिया। वो कह रही थी कि आई वांटेड टू बी अ गुड वाइफ एंड आई एम, एंड आई वांटेड टू बी अ होस्ट एज वेल, सो आई एम अ गुड होस्ट एज वेल एंड शी इज माशाल्लाह। और की पाई तू की खानदान दा की और किदा पुछ की करना, तू आगे की करना दस दे उन्हें सारी सब कुछ बता दूं। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इंशाल्लाह दोबारा भी आपको बुलाएंगे, क्योंकि आपसे तो मुझे लगता है पेरेंटिंग पे इतनी लंबी डिस्कशन हो सकती है जितनी और किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरह की मिसालों की हमें ज़रूरत होती है जिन्होंने अपने बच्चों को इतना अच्छा बिल्डअप किया है कि लोग उनकी मिसालें। बहुत लोग ऐसे लोग आते हैं रिजवाना साहिबा जिनसे मैं ये ऑफर करता हूँ और मैं ये कहने की कोशिश करता हूँ कि आपसे मैंने दोस्ती डालनी है। आज आप मेरी एक अच्छी दोस्ती, क्योंकि आपसे सीखने को इतना कुछ मिलेगा, और आई फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ये एक तरफा दोस्ती की शिद्दत आप क्या जाने रमेश बाबू। हम ये करेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हम यहाँ पे जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे एक और गेस्ट, कहीं में जाएगा हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटी में लोग इस तरह के होते हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। पहले एक ज़माने में होता था कि हम जब फार्मेसी पे जाते थे किसी भी जगह पे, तो हर किसी का एक फार्मासिस्ट होता था। हम डॉक्टर को कॉल, क्योंकि कॉल का इतना रवाज नहीं था, डॉक्टर्स वगैरह कॉल पे बताते भी नहीं थे। आजकल तो व्हाट्सएप और इन चीज़ों की वजह से फिर भी बता देते हैं। लेकिन हुमायूं, हमारे ख़ानदान में तो एक ऐसे फार्मासिस्ट थे कि उनको फ़ोन करके हम पूछ लेते थे कि ये बच्चे को ये हो रहा है तो क्या दवाई देनी है। आप लोगों ने कभी ऐसे किया? हाँ, मेरे पास बहुत अच्छी याद है, पर मैं बता नहीं सकता। मतलब वो उस किस्म के अच्छा ठीक है, वो उस किस्म की है। मेरी कजिन है और वो फार्मासिस्ट है, और लिटरली लोगों ने फोन कहते कि बेटा बहुत खांसी है, बेटा क्या खाऊं? हाँ। और आज तक तुझे दवाई बताई है कभी? आराम हो जो उससे कोई असर हुआ? अच्छा नहीं, फार्मासिस्ट जो हैं वो वाकई ही मेडिसिन के स्पेशलिस्ट होते हैं। उनको पता होता है कि किस बॉडी पे कौन सी दवाई कितनी मिकदार में लेनी है और वो किस तरह से रिएक्ट करेगी। कभी कभी जब हम फार्मासिस्ट के पास जाते हैं और हम उसे कहते हैं कि हमें बुखार हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, गला ख़राब हो रहा है, हमें ये वाली एंटीबायोटिक दे दें, तो वो कहते हैं नहीं आप ये वाली ना लें, आप उसकी जगह ऑल्टरनेटिव ये ले लें। आजकल जो एक चीज़ मुझे फार्मासिस्ट पे बहुत अच्छी लगती है, फार्मेसीज़ पे जब मैं जाती हूँ, कि बहुत सारी दवाइयाँ अब प्रिस्क्रिप्शन के बगैर देना बंद हो गई हैं। एक ज़माना होता था कि हम सिर्फ स्लीपिंग पिल्स जो हैं वो प्रिस्क्रिप्शन दिखा के लिया करते थे कि जी ज़रूरत है, उसके अलावा तकरीबन तमाम दवाइयाँ हमें मिल जा। हाँ, अब जो मेन डिजीज़ की हैं और जो हाई पोटेंसी की एंटीबायोटिक्स भी हैं वो भी नहीं दी जाती, और कहा जाता है कि आप जो हैं वो प्रिस्क्रिप्शन लेके आएँ ताकि पता लगे कि आप क्यों लेके जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे
फार्मेसी की जो इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रही है और बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री से मुंसलिक भी होना चाहते हैं। जो लोग होना चाहते हैं वो कैसे हो सकते हैं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल चौधरी। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कितने बजे उठते हैं सुबह? ये बस हमेशा शुरू से करना आपने हमेशा? ठीक है, बिस्मिल्लाह क्वेश्चन नहीं है। पहला क्वेश्चन। सुबह वैसे मैं नॉर्मली 9 से 10 बजे उठता हूँ, आज थोड़ा सा जल्दी उठा। आज हमने जल्दी उठा। क्यों, आपने हॉस्पिटल नहीं जाना होता कहीं, फार्मेसी वगैरह? नहीं, मेरे बेसिकली रिटेल सेटअप्स हैं अपने, तो उसमें नॉर्मली जो टाइम है वो 9 AM से स्टार्ट होता है, सुबह 9 बजे। आप सोते कितने बजे? रात को 1-2 बजे। चलिए ठीक है, 8 घंटे पूरे होने चाहिए। ठीक है, तो दानियाल मेरा जो बहुत इंपॉर्टेंट आपसे सवाल है वो ये है कि आपने अपनी आंखों के कलर से मैच करके शर्ट का कलर पहना है? नहीं, वो इत्तेफाकन मैच हो गया, कॉम्प्लीमेंट कर रहा बाय चांस मैच हो गया वो। अच्छा दानियाल, जिस मैं शुरू में कह रही थी कि अब जो है फार्मेसी पे जब आप जाते हो तो आपको बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दवाई नहीं मिलती। पहले हम बाहर के ममालिक में देखते थे कि ऐसा होता था, अब यहाँ पे भी होना शुरू हो गया, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन लोग इससे तंग भी होते हैं, वो कहते हैं हम क्यों हर वक्त प्रिस्क्रिप्शन अपने पास रखें। आपने बताना है कि प्रिस्क्रिप्शन पास रखना क्यों ज़रूरी है और उससे क्या फ़ायदा आपको हो सकता है। एंटीबायोटिक तो आपको मिल जाएगी, लेकिन फ़ायदा क्या है उसका? एक तो आपने वर्ड यूज़ किया फार्मासिस्ट, थोड़ा सा मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि फार्मासिस्ट होते कौन हैं, क्योंकि मोस्टली बिग सिटीज़ में तो लोगों को आइडिया है, या जो एजुकेटेड लोग हैं उनको आइडिया है, लेकिन जो बैकवर्ड सिटीज़ हैं उनमें लोगों को नहीं पता, बैकवर्ड एरियाज़ में लोगों को नहीं पता कि फार्मासिस्ट होता क्या है। बेसिकली फिजिशियन, नर्सेज और फार्मासिस्ट ये तीनों मेन पिलर्स हैं हेल्थ केयर प्रोफेशन के। जिस तरह फिजिशियन एक्सपर्ट होता है डिजीज़ का, इस तरह फार्मासिस्ट एक्सपर्ट है मेडिसिन का, और उसको एग्जैक्ट नॉलेज है, एग्जैक्ट ग्रिप है कि मेडिसिन जो है वो क्या करती है बॉडी के साथ, और बॉडी उसके अगेंस्ट कैसे रिएक्ट करती है मेडिसिन से। तो बेसिकली होता ये है कि जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, जिस तरह की अभी आपने बात की कि पहले सिर्फ सेडेटिव ड्रग्स थी, सेडेटिव मेडिसिन थी जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलती थी, अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ पे भी जा रहे हैं कि हम एंटीबायोटिक और इवन जो हाई डोज एंटीबायोटिक्स हैं वो भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना दें, क्योंकि पूरी दुनिया में होता यही है कि आप फिजिशियन से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाते हैं और फार्मासिस्ट आपको कंट्रोल्ड अमाउंट में जितनी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है वो देता है। तो बेसिकली होता ये था कि पाकिस्तान में लोग जाके फार्मेसी से मेडिसिन कलेक्ट कर लेते हैं और जो एंटीबायोटिक का कोर्स है उसको वो फुलफ़िल नहीं करते। इसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आती है और नॉर्मल जो एंटीबायोटिक्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी उनकी यूज़ टू होती जाती है और नॉर्मल एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती हैं आपकी बॉडी पे। दानियाल, आप आज भी अगर गाँव में, आपने बड़ी अच्छी बात की, मेरे गाँव में अगर आप ले ले तो आप लिटरली अगर किसी को बताओ कि 5 साल का उसने फार्मेसी का कोर्स किया, कहते हैं मड़िया अल्लाह 5 साल कंपाउंडर बनने थे, इतने लगेगा शनाक, मतलब अभी भी कंपाउंडर समझते हैं जी जी, इसी और कंपाउंडर ही कहते हैं, वो कहते हैं कंपाउंडर यार हमने इतना मतलब अच्छी तरह वो एक्चुअली वो जब कहते हैं 5 साल क्या कहते हो 5 साल जब करके आते हैं ना तो कहते हैं कि ये डॉक्टर आ, कहते क्या कितना है डॉक्टर क्लिनिक क्यों ना खोलना, क्लिनिक क्यों नहीं खोलता ये। अच्छा, तो वो कहते हैं कि ना इस मेडिसिन ना डॉक्टर की, कहती है कंपाउंडर जो कंपाउंडर है तो 5 साल थे किसी क्लिनिक पर लाए वक्त किया देता पढ़ाया, मतलब दे डोंट एग्री कि वो डॉक्टर है। आज भी हम उस कौम का हिस्सा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आज भी हम डॉक्टर के पास ही जाएंगे, हम केमिस्ट के पास जाएंगे, फार्मेसी कहेंगे भाई बहुत ज़्यादा पेट में मरोड़े पड़ी है, कौन सी गोली खाऊं, दे दें आप गोली। आज भी हम ये करते हैं भाई, ये यहाँ पे दाने आगे के क्या ये चीज़ ठीक है, क्योंकि मैंने जब भी फार्मेसी से लिखा है मैं भी उनमें से विक्टिम हूँ कि मैंने जाके पूछा है कि भाई ये वाला मसला जरा गोली दे दे कोई, तो उससे जो चीज़ दी है वो चल गई है, वो ठीक चल गई है। तो क्या ये भी तरीका ठीक है फार्मेसी के पास जाके उससे बंदे से पूछ लिया? देखें इसका एग्जैक्ट पैटर्न तो ये है कि अगर कोई सीरियस इलनेस है, अब फार्मासिस्ट वो बंदा है जिसको आप पहले अप्रोच कर सकते हैं सबसे पहले। तो अमूमन होता ये है कि आप फार्मेसिस पे जाते हैं, उन फार्मेसिस पे जिनके पास फार्मासिस्ट अवेलेबल हैं, आप उनको डिज़ीज़ का बताते हैं। अगर वो डिज़ीज़ इस तरह की कोई सीरियस नहीं है तो वो आपको खुद से मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कोई सीरियस इलनेस है तो वो आपको गाइड करेगा कि आप रिमोटोलॉजिस्ट के पास जाएं, अगर आपको जोड़ों का मसला है, हड्डियों का मसला है तो आप ऑर्थोपेडिक के पास जाएं, या अगर कोई बच्चा है उसकी एज ये है तो आप पीड्स के जो डॉक्टर्स हैं उनके पास जाएं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, तो वो आपको गाइड करेगा। तो जो सीरियस इलनेस हैं उसकी आपने फिजिशियन से ही मेडिसिन लेनी है, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं वो आप फार्मासिस्ट से ले सकते हैं। अच्छा दानियाल, ड्राइंग रूम सिटी की अगर हम बात करें, पिंडी इस्लामाबाद की बात करें, तो मैं अपनी उंगलियों पे वो केमिस्ट गिन सकती हूँ और मुझे पता है कि वो केमिस्ट कहाँ कहाँ है जहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद हैं, वरना फार्मासिस्ट भी नहीं होते दुकानों पे। इतनी बड़ी बड़ी दुकानें कि आप उनके अंदर जब जाएं
फार्मासिस्ट नहीं, अगर फार्मासिस्ट नहीं होता कौन होता है? मैंने आपको भी कंपाउंडर कंपाउंडर होता है। अच्छा, वहाँ पे होती नहीं है, इतनी इवन बड़ी दुकानें हैं कि अगर आप जाएं तो आपको लगता है कि दवाइयों के एक समंदर में आ गए हैं जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल सकते। इतनी तो उनके पास क्या पैसे नहीं है फार्मासिस्ट रखने के? मसला या उनका इस तरफ रुझान ही नहीं है, वो कहते हैं बस ठीक है काम लगा हुआ चलता रहे। कॉलर ले लेते फिर मैं सवाल की तरफ आऊंगी। जाहिदा मीर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम हलीमा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ जाहिदा आंटी, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम हुमायूं। वालेकुम अस्सलाम। आप प्लीज जायदा आंटी थोड़ा तेजी में बात किया कर। मेरी अम्मी कहती है जब भी तुम्हारी वो जायदा आंटी कॉल करती है, कहती मुझे लगता है कि तुम लोग आपस में रिश्तेदार हो और एक नॉर्मल कॉल के हाँ और बेटा वो आप ही कहते हैं बस माड़े अल्लाह तुस गजब डाणे पियो दोए हलीमा भी गजब डाणी पियो तो तुस भी डाणे पियो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज बहुत खूबसूरत लग रही है। कल तुम्हें पता है, एक सेकंड जायदा आंटी, कल लोग मुझे कहते थे आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, कहते हैं आप ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। मैंने कहा क्योंकि आज ग्रहण नहीं है ना, मैंने कहा मेरा नजर बद्दू नहीं है, तुम्हें नजर बद्दू मैंने कल कहा, तुमने लड़ी नहीं। नजर बद्दू नहीं होता, नजर बट्टू होता है। बट्टू होता है। कल हलीमा कहाँ गायब थी बेटा आप? आंटी कहीं भी नहीं, घर पे थी मैं, गायब कहीं भी नहीं थी, बस तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। अब आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ। किसी की काली नज़र, पैड़ी नज़र लग गई थी मुझे, अल्लाह करे उसका मुंह काला हो जिसकी नज़र लगी। ये इसने प्रोग्राम तो बहुत अच्छा किया कल लवाइयों ने, लेकिन बहुत अलोन प्रोग्राम तो बहुत अच्छा। फरहाद भाई आप इस वजह से तो नहीं हुए? मैंने अंदा नहीं होना पाई, अल्लाह दवाज सदके। ये माइया आप इतना अच्छा बोले ना अपनी बोली में, जो आपने वो पहाड़ी बोली बोली है ना, इतना अच्छा मुझे लगा। मैंने कहा मैं कॉल करूंगी। आप मुझे बताएं मैं कब अच्छा नहीं बोलता? मेरे तो मैं फूल बखेरता हूँ शक्ल। आपको पता है फरहाद भाई की मुंडी टूट गई है, मुझे देखते रहते हैं ऐसे, इतना प्यार करते हैं मुझसे पूरा। माइयों आप जितना मर्जी उर्दू बोल रहे हो, इंग्लिश बोलो, लेकिन अपनी बोली आप लाजमी बोलते हो। हाँ मैं जरूर बोलता हूँ, यकीन है मुझे बहुत प्राउड है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अपनी बोली को। पता मैं भी मुजफ्फराबाद की हूँ ना, तो वहाँ की बोली वो मड़ी तोड़ी है ना, तो लेकिन मैं चकवाल की बोलती हूँ। तो यहाँ के लोग कहते हैं आप बहुत अच्छी पंजाबी बोल लेती हूँ। मैं जान जाती मरी जाती थी, मरी वालों के साथ यही बोली बोलती थी जो आपकी बोली है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपके अंदर इतने स्किल हों कि आप जहाँ जाएं वहाँ की चीज़ों को अडेप्ट कर लें। बहुत चले, बहुत बहुत शुक्रिया। उस तरह कॉल करें ना, अपना ख्याल रखना। अनिला से पहले बताता हूँ, एक प्रोग्राम कभी हमने इलाकाई ज़बान में कोई प्रोग्राम किया तो हुमायूं का बहुत स्कोप है। हम जब बाहर थे ना, बाहर मुल्क में थे, मेरा स्कोप इसमें भी बहुत है ब्रो। हम बाहर मुल्क में थे ना, तो एक पहाड़ी में ना एक होता था शो होता था। माजिद भाई बड़े मजे की बात है, डेविड सुनना है यार, डेविड मेरी तरफ देखो, कैमरा कौन देख रहे, कभी काम भी किया, इधर मुझे देखो। होता ये था कि प्रोग्राम था हसनैन भाई, और वो प्रोग्राम में कहती थी कि हाँ जी कौन कॉल करना पिया, वो कहती थी जी असफर कॉल करने, कहते जी असफर थी बना बजाओ डग्गा, वो डग्गा बजाती होती थी। तो मुझे वो शो याद है और वो इतना मजे का शो होता था। और कोई तुम यही देखते रहे हो? आई यूज्ड टू लव दैट शो, कि वो पहाड़ी में करती थी, कहती थी हुण जी असफर थी बजाओ डग्गा गडढम डडढम गडढम। वायो नो वंडर कि तुम ऐसे क्यों हो, बचपन से तुम यही कर रहे हो। मेरे घर वालों ने रोका नहीं मुझे देखने से कि हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारी हलीमा, प्यारे हुमायूं, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। अनीला आप कैसी हैं? कल हुमायूं ने शो तो बहुत अच्छा किया, लेकिन आपकी कमी की वजह से पूरा आपका शो ना उदास सा रहा। बेशक बेशक। हाँ। मुझे जरा बाद में कॉल करना बेटे। कोशिश की बहुत ज्यादा उदासी का पोर्ट्रे करने की, अंदर से ये डाल रहा था भंगड़े। मुझे पता है इससे शो शुरू होने से पहले भी यहाँ भंगड़े डाले थे, मुझे सब पता लगा। खाली खाली लग रहा था, आपकी कमी बहुत शिद्दत से महसूस हुई। हाँ मैं कल यकीन माने अकेला ही प्यारा लग रहा था, कोई ऐसा था नहीं जो अगर वो कम प्यारी लगती है फिर मैं ज्यादा लगता हूँ, कोई कंपैरिजन के लिए था ही नहीं। एक बात आपने नोट किया, मैं आपको सिर्फ प्यारा बोलती हूँ, आप खुद ही बोलते रहते हैं, बाकी आपको कोई प्यारा नहीं बोलता। हाँ। नहीं जानी सब बोलते हैं, अब सब बोलते हैं, मैंने इतना दिमाग में बिठा दिया, हर कोई कहता है हुमायूं भाई आप बहुत प्यारे हो। जी माशाल्लाह, आज तो वाकई आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। आज तो सेट भी कंप्लीट लग रहा है हलीमा की वजह से और आपके कलर की वजह से, और आप दोनों बहुत हसीन लग रहे हैं। आप लोग की वजह से एक बड़ा मसला में ये होता है कि जो भी हमारा गेस्ट आया होता है ना, वो कहता है कि हमें मैन की पिलाया सी ना, अगर टपड़ी तारीफा करानिया सी। बहुत बहुत शुक्रिया नीला, सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। मैं वापस आके आपको बहुत बड़े की मजे की बात मड़ेगी।
मजे की बात बताऊंगा, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर कहीं मत जाएगा। देखते रहिए कॉर्स ऑफ गुड मॉर्निंग, कहीं ना जाइएगा, इधर रहिए हमारे पास। अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊँ। वेलकम बैक। मेरी अम्मी मुझे अक्सर अब ना सुबह नाश्ते बाद मुझे ताना दिए, कहते तुमने मुझे शो पे जाके कहा कि मुझे कहीं पे बीमारी हो, तो मेरी अम्मी कहती मुझे भी वो है, कहते इतना तू सोना। वो मुझे अब ना शो के ताने भी देती हैं। तो एक और बात बताता हूँ, हम लोग एक हमारा फैमिली डॉक्टर है और मुझे कोई इसमें शर्म की बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। वो बहुत सस्ता था डॉक्टर और वो गली के कोने पे होता था। अब तो नहीं हम जाते, बहुत पहले हम तो मैं कहता हूँ हमें अल्लाह माफ करे, जालिम बीमारी भी हो हम उसी के पास जाते और उन्हीं से आराम भी आ जाता है। और उन्होंने लिटरली, मैं आपको बताऊँ दानियाल भाई, उन्होंने एक टोकरी रखी होती थी, उसमें वो सिरप वाले वो प्लास्टिक की वो आपको बोतल देती थी और हमें आपको अगर खुदा ना खास्ता कैंसर है वही बोतल आपको वो देंगे, आपको ट्यूबरकुलोसिस है आपको वही बोतल देंगे, आपको बुखार है आप वही बोतल ले, आप बोतल नहीं चेंज होगी। अच्छा, और उसके कलर्स भी ऐसे होते थे ना, पिंक, येलो, रेड, हर रंग की गोली वो मुझे देते थे। जी जी। कहती है सुबह दोपहर शाम सुबह। और वो एक होती थी नर्स, ठीक है, ऊपर करे कैमरा जी मेरा, फराद भी काम कर ले, थोड़ा सा काम कर ले। वो नर्स आती थी, ये आई नर्स, ठीक है, हाँ जी हुमायूं कौन है, कहती है सुबह दोपहर शाम ये गोली, सुबह दोपहर शाम ये, तो सुबह दोपहर शाम। 50 गोलियां होती थी और हर रंग की गोली होती थी। होता और नर्स को देख के तो दिल ही नहीं करता। अब हुआ ये, और यकीन मानिए जब वो नर्स कहती थी ना सुबह दोपहर शाम, तो मेरा दिल करता था अब ये गोली मैं ना खाऊं, इसके बाद ये गोली ना खाऊंगी। इस मनूस ने मुझे कहा खुली गोलियां होती थी, खुली गोलियां वो हाथ पे रखी होती थी उसने, और वो हाथ पे रख के कहती थी सुबह दोपहर शाम सुबह दोपहर शाम, ठीक है, वो दे देती थी। अब हुआ ये कि एक बार हम अम्मी को लेकर गए तो उन्होंने थर्मामीटर अम्मी के मुंह में डाला और वो बहुत लंबी लाइन होती थी, डाला। अब यार तो जल्दी कर दे, वो कहेंगे मैं पागल सुने तो सही ना, बड़े मजे की बात है। अब वो जल्दी जल्दी सबको देख रहे, सब देख रहे, थर्मामीटर मुंह में रह गया और उन्होंने दवाई भी दे दी। तो अम्मी कहती है 15 मिनट के बाद उन्हें रख के तो वहीं पे रख, और इन्हें आज तक थर्मामीटर से बुखार देखा नहीं है। तो अम्मी कहती है बुखार तो देख रहे डॉक्टर साहब की कितना है मुझे, उन्होंने कहा नहीं मुझे पता है तुम्हें बुखार ही है, और वो गोली दी और वो चलता है कि कुछ लोगों के दिलों में अल्लाह ने शिफा रखी है। लेकिन बाद में वी हैव रियलाइज कि उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, इसलिए हम ठीक हो जाते थे। ऐसे डॉक्टर जो गली, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जो गली के कोनों पे होते हैं डॉक्टर्स, क्या इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो देयर एंड उनसे ले ले, क्या नॉट इम्पॉर्टेंट, सॉरी, क्या ये खतरे की बात है कि नहीं लेनी चाहिए ऐसी दवाइयाँ? बेसिकली होता ये है कि सारे फिजिशियंस ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ जिस तरह के क्वैक्स हैं वो आप वाली बात है कि स्टीरॉइड्स ऐड करते हैं, और स्टीरॉइड्स आपको उस वक्त तो आपको जो है वो बेहतर कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, किडनीज़ ख़राब हो जाते हैं, लिवर फेलियर की तरफ भी जा सकते हैं, और इम्यूनिटी भी रिड्यूस होती है आपकी स्टीरॉइड की वजह से। तो इस तरह के डॉक्टर जो हैं उनके पास अवॉइड करना चाहिए, आपको जाने से बेहतर है कि आप किसी फार्मासिस्ट के पास चले जाएं, क्योंकि प्रॉपर क्वालिफाइड बंदे। गांव की बात करो, हर गांव में माजिद भाई भी गवाह होंगे, ऐसे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं बिल्कुल पे जो कि आपको अब नहीं समझ नहीं आती वो खुली गोलियां क्यों देते हैं, क्या वो खुद बनाते हैं, वो सिरप भी खुद बनाते हैं, वो क्या सीन है? खुद बनाते तो नहीं है, बेसिकली ये बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हैं जो कि उनको सस्ता पड़ता है, और उसमें होता ये है जो उनका मेन कंसर्न होता है कि वो आपको खुली टैबलेट देते हैं, आप बता नहीं सकते कि ये कौन सी टैबलेट है, उस पर ब्रांड नेम कोई मेंशन नहीं होता, तो आपने जब दूसरी दफ़ा जाना है तो उनके पास ही जाना है, वही टैबलेट्स आपने उनसे लेनी है, ठीक है। दानियाल भाई एक और बहुत बड़ा मसला होता था पहले हमारे बचपन में कि गाँव वगैरह में ना जानवरों के और इंसानों के डॉक्टर एक ही होते थे। जी जी। और वो मतलब मुझे समझ नहीं आता था कि वो कौन लोग हैं जो उनके पास जा रहे हैं, लेकिन लोग बड़ी तादाद में उनके पास जाते थे और वही वाली बात कि वो ठीक भी हो जाते थे। तो क्या ये भी स्टेरॉइड्स ही देते होंगे जानवरों को भी और इंसानों को भी? क्योंकि मुझे तो अब उनके जानवरों के डॉक्टर होने पर भी शक है। बेसिकली दोनों की मेडिसिन जो है ना वो सेम है, लेकिन उसमें डोज डिफरेंस होता है। वो भी जो ह्यूमन है वो भी एक सोशल एनिमल है, तो एनिमल्स की मेडिसिन और ह्यूमन बीइंग की मेडिसिन सेम है, लेकिन डोज डिफरेंस होता है। उसकी डोज अगर इंक्रीज़ कर दें तो वो एनिमल्स के लिए होती हैं, और वही एंटीबायोटिक्स जो हैं या वही जो भी पेन किलर्स हैं वो ह्यूमंस के लिए भी यूज़ होती हैं, लेकिन उनकी डोज जो है वो रिड्यूस कर देते हैं बॉडी साइज। है कि हलीमा लुमड़ी की तरह चालाक है? हो सकता है, ये हो सकता है। जी जी, हलीमा भी चालाक है जो वैसे यार कुछ लोग में मुझे कहते हैं निकनेम में लुमड़ी। लुमड़ी नहीं कहते, लूमड़ कहते हैं। लूमड़ कहते हैं? हाँ। देखा, मैंने कहा था एक मासूम लड़का यहाँ पे फंस के एक लूमड़ के साथ। अच्छा दानिया भाई, आप फार्मेसी की अब एजुकेशन और करियर के बारे में बात करते हैं। हलीमा ने स्टार्ट में बड़ी खूबसूरत बात की थी कि हमें सिर्फ डॉक्टर का ही पता था 5 इयर्स का MBBS, और फार्मेसी का
उससे ज़्यादा मुश्किल तालीम है, बिकॉज आपको पता है कि मेडिसिन अंदर जाके असर क्या करेगी, वो मेडिसिन है किस चीज़ के लिए, यू नो इट ऑल। इसी के साथ एक सवाल और भी है जो कि मैं आपसे बार बार पूछना चाहूँगा और आप मानेंगे भी। कभी कभी डॉक्टर्स आपको कहते हैं यही वाली गोली लेनी है बिकॉज उसका कमीशन होता है उनके पास, क्योंकि आप लोगों ने वो सेल की हुई होती है और उसमें कोई कमीशन होता है, स्टार्ट में होती है। क्या वो वाली दवाई लेना ठीक है क्योंकि उसमें कमीशन है? साथ में करियर के बारे में बताइएगा कि फार्मेसी करियर अब कितना वेस्ट है, क्या इसमें स्कोप है, क्या कर लेना चाहिए? होता यूँ है कि हम जब एफएससी के बाद या इंटरमीडिएट के बाद पास आउट होते हैं तो जो लोग प्री मेडिकल रखते हैं, सब्जेक्ट प्री मेडिकल जिनके होते हैं, उन लोगों के पेरेंट्स की भी ख्वाहिश होती है कि ये एमबीबीएस करे। और वही बात है कि आज आपका शो भी शुरू से एजुकेशन के हवाले से चल रहा है, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से चल रहा है। तो इसमें यह है कि बच्चों को आइडिया ही नहीं होता कि एफएससी प्री मेडिकल के बाद हम कौन कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं। जिस तरह कि मैंने बताया कि नर्सिंग और फार्मासिस्ट जो हैं ये भी मेन पिलर हैं। अब मोस्टली ये समझा जाता है कि कोई नर्सिंग कर रहा है तो वो एक बहुत बुरी फील्ड है, लेकिन देखा जाए तो आजकल मास्टर्स भी हो रहा है नर्सिंग में और इवन पोस्ट डॉक तक भी हो रहे हैं नर्सिंग में। डिफरेंट कंट्रीज़ में पोस्ट डॉक तक भी करवा रहे हैं। और जो फार्मासिस्ट हैं उनका तो आगे डिफरेंट बहुत वास्ट फील्ड है। आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में जा सकते हैं, फार्मास्यूटिक्स में जा सकते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी फील्ड में जा सकते हैं। तो जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने बल्कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट हायर भी किए हुए हैं, पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में हायर किए हुए हैं। तो आप अगर फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, फॉर्म डी आप 5 इयर्स का कर सकते हैं और इसके बाद बहुत आपके पास जो है फ्यूचर है और वास्ट फील्ड है। बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये है कि पाकिस्तान में जो है फार्मासिस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है और इवन कंपनीज़ को, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, वो अपनी डिमांड पूरी नहीं कर सकती फार्मासिस्ट। आपने वो ऐड कर दे, वो जो मैंने कहा है कि कमीशन पे जो आपको गोलियां मिलती है वो कहते हैं कि लेनी चाहिए, वो यही, और अक्सर कहते हैं डॉक्टर कि आपने टेस्ट वहीं से कराना है, उससे बेहतर टेस्ट कोई नहीं कर सकता। जी ये जो चीज़ होती है, ये बेसिकली होता यही है कि वो कमीशन बेस्ड प्रोडक्ट होती हैं। तो हम इस चीज़ पे भी फोकस कर रहे हैं, या रिटेल सेटअप्स में जो हमारे पास कस्टमर आते हैं उनको गाइड करते हैं कि आप जेनेरिक पे जाएं। जेनेरिक बेसिकली होता है जिसको आम जुबान में हम लोग कहते हैं इस मेडिसिन का फार्मूला। आप ब्रांड नेम पे ना जाएं तो जो डॉक्टर का कमीशन वाला कॉन्सेप्ट है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। उसमें जैसा जेनेरिक है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, वो डिफरेंट ब्रांड नेम में आता है, डिफरेंट कंपनीज़ में बना रही हैं डिफरेंट कंपनीज। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि कोई कॉस्ट इफेक्टिव और अच्छा ब्रांड कोई भी आप परचेज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप कमीशन वाली प्रोडक्ट्स पे जाएं। अच्छा ठीक है, अब आपने मुझे बताना है कि अगर हम एक दवाई इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, जैसे हमने एक सिरप को इस्तेमाल करना शुरू किया है, उसकी सील हमने खोल ली है, कितने अरसे तक हम उस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं? और दूसरा ये कि जो एक्सपायर्ड मेडिसिन के बारे में आता है कि जी एक्सपायर हो गई, अब ये नहीं खानी चाहिए, कुछ ऐसे पहले ही मैं पढ़ रही थी कि वो खाने से आपको खुदा न खास्ता, पुराने ज़मानों में ये होता था कि शायद वो जहर बन जाती हैं, बंदा मर सकता है, आपको कोई बीमारी हो सकती है, कुछ हो सकता है। मैंने उसके बारे में अब ये पढ़ा है कि एक्सपायर्ड मेडिसिन अगर आप खाएं तो वो उस तरह से आपके ऊपर असर नहीं करेगी, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ें मौजूद थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन उससे आपको इस तरह से कोई नुकसान नहीं हो सकता कि आपको कोई और बीमारी हो जाएगी या खुदा न खास्ता वो जहर बन जाएंगे। इन दोनों चीज़ों के बारे में क्या? ये एक तो जो पहली बात आपने की कि सिरप की बोतल कोई ओपन हो जाती है, जो एंटीबायोटिक होती है उसमें नॉर्मली 5 डेज़ और 7 डेज़ की डोज होती है। तो एंटीबायोटिक का जो कोर्स होता है वो आपने मिनिमम 5 डेज़, 7 डेज़, 9 डेज़, 11 डेज़ तक भी जाता है, तो वो आपने इन दिनों में कंप्लीट करनी है, वो तो आपकी हो जाएगी यूज़। इसके अलावा कोई इस तरह की पेन किलर्स होती हैं, कोई फीवर के लिए होती हैं, तो उसमें होता ये है कि वो विद इन 21 डेज़ उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि वो मीठे होते हैं नॉर्मली, तो जितना स्वीट होगा उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। तो उसमें जो है वो 21 डेज तक आपने जल्दी से लास्ट। और जो एक्सपायर वाला मैंने पूछा था, एक्सपायर का बेसिकली होता ये है कि हर मेडिसिन की हाफ लाइफ होती है। अगर वो 500 mg है तो वो एक्सपायरी के बाद 250 mg उसका इफेक्ट रह जाए। एक गोली है, मैं उसके बारे में पूछने को, बार्बीडॉल, ठीक है, वो हम खाते होते, कुछ भी हो जाए बार्बीडॉल खा लो, ठीक है, बार्बीडॉल खा लो। कुछ मैं कहता हूँ आपको, आपकी कोहनी टूट गई है बेटा, एक आध बार्बीडॉल ले लो, ठीक है। वो बार्बीडॉल वाली जो नाम नहीं ले रहा, नाम कुछ और है, आप सब समझ गए होंगे। तो क्या वो गोली खाना ठीक है? कहते थे 2 बस बार्बीडॉल खा लो ठीक हो जाओगे। बेसिकली अगर पेन वगैरह है या कोई फीवर है फिर तो आप ले सकते हैं, वो सेफेस्ट मेडिसिन है, जो उसमें फॉर्मुलेशन है उसकी जो जेनेरिक है वो सेफेस्ट मेडिसिन है, आप वो ले सकते हैं। कुछ केसेस में ये है जिस तरह हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है, लीवर डिजीज़ हैं, उसमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अदरवाइज़ आप जिस तरह फीवर है, कोई पेन है,
कोनी में पेन है, सर में दर्द है, तो आप वो ले सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच दानियाल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और माशाल्लाह आपके दांत लश्कारे मार रहे हैं। मैंने पूछना आपसे, आप कहाँ किस डेंटिस्ट के पास जाते हैं? मेरे भी बहुत अच्छा डेंटिस्ट है। मैं पैथोडोंट गया यार, दे वर सो गुड माशाल्लाह, और मेरी बड़ी फिट उन्होंने स्केलिंग की है एंड आई लव्ड द प्लेस। इट वाज, आपने डिच कराया मुझे, मैं आपको याद करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। आप लोगों से मुलाकात होगी कल। हलीमा और हुमायूं को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्यार बांटते रहिए, प्यार बांटने से कम नहीं बल्कि बढ़ जाया करता है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।